पाकिस्तान का जो शुरुआत से ही एक अप्रोच रहा है, वो अप्रोच ही इसी टाइप से रहा है कि वो हमारे सॉवरेनिटी, हमारी शांति, हमारे सुख में खलल डालना। उनका ये इरादा था कि हम पठानकोट तक का एरिया अगर ग्रैब कर लिए, और पठानकोट लेना बड़ी बात नहीं थी, अगर पूरा जेएनके आपने खींच लिया तो पठानकोट तो बिल्कुल जेएनके के सदर्न पॉइंट पे है। आपने कश्मीर में किस तरह से मिलिटेंट्स या आतंक के जाल को बुनते हुए देखा है? कश्मीर में जब बंद का ऐलान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस देती थी तो सड़क के ऊपर कुत्ता भी नजर नहीं आता था। तो हमने कहा यार देखो, हो तो तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारे शरीर पर ये जितने जेवरात मिले हैं, ये किसी आम आदमी की, कोई आम आदमी लेके कैसे चलेगा यार? आतंकियों के जेवरात कहें तो कायरता और युद्ध, दो चीज में चुनना हो तो मैं युद्ध को चुनूंगा। आई डू नॉट बिलीव दी नॉन वायलेंस ऑफ ए स्टोन। पत्थर के अंदर जो अहिंसा है ना, जो शांति है, वो मैं पसंद नहीं करता। तो हमारे लिए ये नहीं होता कि हमने ये किया कल को फिल्म बनेगी, लोग जानेंगे, ये हमारा कहीं ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, हमारे थॉट प्रोसेस में भी नहीं होता, और ये फिल्म 22 साल बाद बनी है। गाजी बाबा के एनकाउंटर ने बहुत हद तक आपकी जिंदगी बदली। बोन पे भी ये इम्पैक्ट पूरा ही ये ब्लोन पूरा उड़ गया था हाथ में। ओके, इट इज लाइक दिस। ज्यादा चीज जो दिखती नहीं है मेरा पेट है, क्योंकि कोलोन निकल गया तो मेरे फंक्शनल कैपेसिटी बहुत ही अफेक्टेड है। शायद एक गोली तो आप तक पहुंच भी नहीं पाई। नॉच में है हाँ, एक गोली शायद अभी भी अंदर है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर है, रेस्ट कर रही है। एक गोली हमारा साथ निभा रही है, एक गोली मेरा साथ निभा रही है, और बाकी गोलियों का दर्द मेरा साथ निभा रहा है। गली से एक साइकिल का हैंडल पकड़ के कोई निकल रहा है तो वो तो ऑब्वियसली उस पर नजर रहा होगी। जैसे रात के अंधेरे में सुनसान है और अचानक एक आदमी आ गया तो आपकी नजर उस पर ज्यादा जाएगी। दिन में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उस पर बेशक न जाए। इसी तरह से उसको हमारी पेट्रोल ने पकड़ा। अचानक साइकिल के कैरियर में उसने राइफल दबा रखी थी, और एक पैर के अंदर उसने, पैंट के नीचे ट्राउजर के अंदर उसने एक नी कैप लगाया था, उसमें पिस्टल था, दूसरे में नी कैप में वायरलेस सेट था, और कमर के अंदर उसने, शर्ट के अंदर पूरी उसने पाउचेज और मैगजीन लगा रखे थे। फिर हमने बोला चलो तुम 10 सबसे अच्छी चीज़ लिखो जो तुम चाहते हो, 10 सबसे अच्छी चीज़ लिखो जो तुम नहीं चाहते, देखो बहुत बुरा मानते हो, चिढ़ते हो। तो हमने कहा यार जो तुम्हारा सबसे नापसंद चीज़ है ना, और उसमें जो सबसे टॉप है वहीं से शुरू करेंगे। मैंने कहा हमारी मेरिट लिस्ट मैंने उल्टी कर दी। तो बड़ा परेशान हो, बोला आप गोली मार दो, लेकिन वो पहले मांगा, लिस्ट पढ़ा, कहला गोली मार दो, लेकिन मैंने कहा नहीं गोली नहीं मारेंगे, गोली मार देंगे तुमसे क्या मिलेगा। ये है कि ये इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअल टैक्टिक्स है कि पब्लिक के अंदर आप अपनी इमेज को कैसे स्थापित करते हो। उसमें सारे लोग नहीं आएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सब लोग चेंज हो जाएंगे, सारे डी रेडिकलाइज हो जाएंगे, सब आपके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हमारे पर्पस से अगर उसमें 10% भी सक्सेस रेट है ना, तो हम अपना काम कर लेंगे। 861 शहादत है बीएसएफ की सिर्फ कश्मीर की ज़मीन पे आतंकवाद के खिलाफ। लोकल ट्रेन टेररिस्ट को बीएसएफ ने मारा है एनकाउंटर्स में, और 1000 से ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स को बीएसएफ ने मारा है। जब युद्ध छिड़ेगा तो आर्मी को ही फोर फ्रंट पे वह ब्रंट झेलना पड़ेगा, और एक डिसिसिव वार आर्मी की ही जिम्मेदारी है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। देश के इतिहास में हुए आतंकवादी घटनाओं का जब भी जिक्र होगा, सबसे भयावह आतंकी हमलों की किस्से और कहानियां जब लिखी जाएंगी, तो देश में पार्लियामेंट पे हुए आतंकी हमले का जिक्र जरूर होगा। हमले का भी जिक्र होगा, और हमले का अंत कैसे हुआ, अगर इसका जिक्र किया जाएगा तो एक अफसर के नाम के बिना इसका अंत संभव नहीं होगा। देश में आतंकियों से हुए सबसे अहम और दिलचस्प एनकाउंटर्स की कहानी जब लिखी जाएगी, तब भी इसी अफसर का नाम सामने आएगा। एनकाउंटर्स में किस्मत कैसे साथ देती है, अगर ये किस्से भी गढ़े गए, ये कहानी भी लिखी गई, तो उसमें भी इस अफसर का नाम सामने आएगा कि कैसे आतंकी की गोली अफसर के सीने तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वर्दी पर एक 1 बाई 1 इंच का स्टील का मेडल टंगा था, जिससे टकराकर गोली बाहर रुक गई। आतंकियों से कैसे उनके जुर्म और आतंकियों के हाइडआउट्स की गतिविधियां क्या होती हैं, खुफिया जानकारियां क्या हैं, ये सब का कबूलनामा अगर एक किस्से के तौर पे लिखा जाएगा, तो उसके ज़्यादातर अध्याय जिसके लिखे जाएंगे वो वही अफसर है जिसके किस्से हम सुना रहे हैं। बात होगी अगर कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के जाल की, तब भी इन्हीं अफसर के ज्ञान और इन्हीं अफसर के एक्सपीरियंस पे जो बातें सामने आएंगी, उनसे ही ये किस्से गढ़े जाएंगे। देश में अब जब पाकिस्तान, कश्मीर और आतंक, ये तीनों ही चर्चा का विषय हैं और लगातार इनसे सुर्खियां बन रही हैं,
हालात यहाँ तक आ गए कि अब जंग की बात होने लगी। इनकी भी जानकारी जब ली जाएगी तो इस अफसर के ज्ञान के बिना ये जानकारी पूरी नहीं होगी। जिस अफसर के किस्से की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र नाथ धर दुबे। उनके नाम के साथ नत्थी है उनका पद पूर्व डीआईजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और दर्ज है कई किस्से और कई जानकारियां जिन्हें जानने और समझने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं NND दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद खबरगांव को वक्त देने के लिए। धन्यवाद शुभम। सर सबसे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें समझना चाहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो आम दिनों में सीमा पर क्या किरदार निभाती है, और जब ऐसे तनाव की स्थिति होती है और अपने चरम पर होते हैं ऐसे तनाव सीमा विवाद, तो उनका रोल कितना बदल जाता है? सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को भारत सरकार संसद की पार्लियामेंट ने एक विशेष अधिनियम एक्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी। और ये बल आज़ादी के 18 साल बाद अस्तित्व में आया, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये था कि भारत अपने सबसे क्रिटिकल लैंड बॉर्डर पाकिस्तान के साथ एक ऐसी फोर्स खड़ा करना चाहता था कि जिसका किरदार पीस और वार दोनों ही टाइम में हो। क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो बाय नेचर वो सीमा थोड़ी वोलेटाइल है, सेंसिटिव है, और इस सीमा के अंदर वो पोटेंशियल है कि कभी भी किसी भी वक्त ये जो बॉर्डर का पार्ट है ये फ्लेयर अप हो सकता है। तो उसके पूर्व के अनुभवों के आधार पे ये माना गया कि राज्य की जो सशस्त्र पुलिस है रिस्पेक्टिव स्टेट्स की, उसने 1965 के वार में वह पाकिस्तान का रेसिस्टेंस वो मीट नहीं कर पाए, क्योंकि सारे अटैक बहुत ही अचानक हुए थे और राज्य पुलिस उसके लिए ट्रेंड भी नहीं थी। तो उसके बाद निर्णय लिया गया कि हमको एक स्पेशल फोर्स की आवश्यकता है जिसको कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का लीड फोर्स माना जाए। इस फिलॉसफी से बीएसएफ रेज हुई थी। लेकिन रेज होने के बाद ये निर्णय रहा कि इसकी जो ट्रेनिंग है, इसकी जो वेपनरी है, इसकी जो फिलॉसफी है और फोर्स को चलाने का जो एक रूल रेगुलेशन है, वो एग्जैक्टली आर्मी के तरीके उसी तौर पे किया जाए। इसीलिए बीएसएफ एक्ट एंड रूल एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ द आर्मी एक्ट, और इसमें भी पनिशमेंट, रिवार्ड, दंड का प्रावधान वही है जो एक आर्मी एक्ट के तहत है। और ये एक ऐसी फोर्स है जो अस्तित्व के 4-4.5 साल के अंदर 1971 का ईस्ट पाकिस्तान फ्रंट पे वार लड़ने का इसका रिकॉर्ड है, आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का और सीमा चौकियों को इंडिपेंडेंट डिफेंड करने का। राजा मोहतम पोस्ट पंजाब की कहानी महावीर चक्र RK वाधवा इतिहास में है, जिन्होंने की बीएसएफ की वो पोस्ट होल्ड की और उन्होंने पाकिस्तान की पोस्ट को अपने कब्जे में लिया। एक बहुत बड़ी वार की हिस्ट्री है बीएसएफ की। और ईस्टर्न फ्रंटियर पे भी जो एक पूरा त्रिपुरा के अंदर जो बीएसएफ ने वार लड़ा था, और 1971 वार में होली के दिन मार्च 1971 को बीएसएफ एक अलग रूप में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी थी और मुक्ति वाहिनी को बड़ा क्लोजली प्रशिक्षण देने और राजशाही कैंटोनमेंट पर पद्मा नदी के थ्रू शिप से जाके, बोट से जाके और कैंटोनमेंट में पहला बम्बार्डमेंट रॉकेटरी करने का बीएसएफ का रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, पंजाब टेररिज्म, और फिर जम्मू कश्मीर के उबलते 1989-90 के जम्मू कश्मीर के अचानक उभरे आतंकवाद के सैलाब को हैंडल करने के लिए ओवरनाइट बीएसएफ को डाला गया। और ये ऐसी फोर्स रही है जो 15 वर्ष तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रही है कश्मीर में, जिसने कश्मीर के टेररिज्म को बहुत सिग्निफिकेंटली कंटेन किया है। और 861 शहादत है बीएसएफ के सिर्फ कश्मीर की ज़मीन पे आतंकवाद के ख़िलाफ़। और जैसा कि आपको पता है 3500-3600 तो हमारे डिसेबल्ड और इंजर्ड हैं खाली कश्मीर टेररिज्म में, और करीब 2800 प्लस लोकल ट्रेंड टेररिस्ट को बीएसएफ ने मारे हैं इनकाउंटर्स में।
और 1000 से ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स को बीएसएफ ने मारा है और पार्लियामेंट अटैक के मेन एक्यूज्ड को भी मारने का गौरव बीएसएफ को मिला है। सर आपने अभी जैसे बताया कि बम्बार्डिंग से लेकर आर्टिलरीज तक बीएसएफ इस्तेमाल करती है, तो एक बारीक सा अंतर मैं कहूँगा जो है आप उससे क्लियर करें कि बीएसएफ और आर्मी दोनों के पास आर्टिलरी और जो वेपन्स हैं उनका अंतर क्या है और दोनों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में होता है। देखिए, एज पर कन्वेंशन, एज पर अंडरस्टैंडिंग और एज पर नेशनल पॉलिसी हम भारत की सीमा पर भारतीय सेना को डिप्लॉय नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय सेना एक बड़े विशेष रोल के लिए बनी हुई है। इसका वार टाइम रोल है और जब युद्ध ना हो रहा हो तो उस दौरान खुद को रिकूप करना, रीऑर्गेनाइज करना, ट्रेन करना और एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने जैसी तमाम जिम्मेदारियां आर्मी के ऊपर होती हैं। शांति काल में भी आर्मी के बहुत सारे रोल हैं, लेकिन युद्ध काल में तो हैं ही। ये तो हम आपको सबको पता है, जब युद्ध छिड़ेगा तो आर्मी को ही फोर फ्रंट पे वह ब्रंट झेलना पड़ेगा और एक डिसिसिव वार आर्मी की ही जिम्मेदारी है। आर्मी के आर्मामेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कैपेसिटी अनमैच्ड है और उसका आपने थोड़ा बहुत प्रदर्शन अब रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा। जहाँ तक बीएसएफ की बात है, बीएसएफ को लिमिटेड ऑफेंसिव के लिए इक्विप किया गया है और 365 डेज 24 आवर्स उन हथियारों के साथ इक्विप किया गया है जिससे बीएसएफ बॉर्डर की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से लेके और जितने चैलेंजेस हैं उसको बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के खुद ही मीट आउट कर सके। तो आर्टिलरी के नाम पे हमारे पास 105 mm पाउंडर 105 पाउंडर तोप है हमारे पास, आर्टिलरी है बीएसएफ के पास जिसको कि फील्ड गन बोलते हैं। और बीएसएफ की अपने आप स्पेशलाइज्ड फोर्स है ये, जिसकी ट्रेनिंग हमने आर्मी के तहत लिया है और बांदीपुर, बारामूला जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में कश्मीर में ये आर्टिलरी डिप्लॉयड है और भुज वेस्टर्न फ्रंटियर पर गुजरात में भुज में डिप्लॉयड है, पंजाब के फरीदकोट में डिप्लॉयड है। तो बीएसएफ आर्टिलरी के जो लिमिटेड ऑफेंसिव हैं उसको खुद ही काउंटर कर सकती है। इसके अलावा इन्फेंट्री बटालियन का कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से लेके ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर रशियन मेक, जो कि इन्फेंट्री का स्टैंडर्ड वेपन है, वो बीएसएफ के पास स्टैंडर्ड वेपन वही सेम टू सेम मौजूद हैं, जिसमें मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन और इससे ऊपर अगर आप जाएं तो 81 मिलीमीटर मॉर्टर, जिसका कि बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिव इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया है। इसके फ़ायदे और नुकसान पर हम चर्चा करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, जी बिल्कुल, ये तो अपोनेंट है वो बताएगा। तो बीएसएफ का ये बड़ा एक वार टाइम यूनिक रोल है और शांति काल में तो बीएसएफ नो वार नो पीस सिचुएशन में 3200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा पे वो 365 डेज 24/7 बैठी हुई है। हर नब्ज, हर स्पंदन, हर वाइब्रेशन का बीएसएफ को तजुर्बा है और ईस्टर्न फ्रंटियर पर करीब 4200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर बीएसएफ रक्षा कर रही है। सर आपने अपने पूरे सर्विस पीरियड में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कैसे तब्दील होता है, ये इसका चरण क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कब बदल जाता है? देखिए, सबसे पहला तो एक प्रोवोकेशन फैक्टर होता है। कोई भी देश वार में जाने से पहले एक प्रोवोकेशन इशू होता है, यानी जिसको कहते हैं आम भाषा में गुस्सा दिलाना। जैसे आम जीवन में भी एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर जब हमला करता है, जब उसके अहंकार को, कहीं ईगो को ठेस लगे, उसके शरीर को ठेस लगे, उसकी आत्मा को ठेस लगे, अस्मिता और सम्मान को ठेस लगे, तो इसी का एक ब्रॉडर फिलॉसफी है आर्म्ड फोर्सेज और कंट्री टू कंट्री। यानी हमारा एक सॉवरेन कंट्री है, हमारे एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हमारी एक टेरिटरी है, एक पॉपुलेशन है, हमारे देश चलाने का अपना एक तरीका है। हमारे इस सिस्टम में हमारी शांति भंग करने की कोई भी पड़ोसी देश अगर कोशिश करता है तो हमारे लिए एक प्रोवोकेशन है। वर्तमान काल में अगर आप देखें तो जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस 1947 से ही शुरू हो गया था। देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान ने अपने आज़ाद होने की खुशी जश्न मनाया। राष्ट्र एक ही फिलॉसफी पे अलग हुआ, टू नेशन थ्योरी, यानी वे जो लोग अलग हुए, जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इंडिपेंडेंस से पहले जिस तरह से रहते थे, हम अब उस तरह से रहने को तैयार नहीं हैं, हमको अलग राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान 4 महीने भी इंतज़ार नहीं किया और एक स्वतंत्र रियासत जम्मू और कश्मीर पे अपना कंप्लीट आर्मी के सपोर्ट से उन्होंने कबायली हमले किए और उस कबायली हमले के लिए तत्कालीन जो किंगडम थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो तैयार नहीं थी। वो किंगडम अभी भी अलग हुए, पाकिस्तान एक
इंडिपेंडेंट कंट्री जिसकी अपनी मिलिट्री थी, उसको फेस करने के लिए वो राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे से, और उन्होंने उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने कब्जे में ले लिया, जिसको कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन आनन फानन में भारत को इस बात का एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी बात होने जा रही है। शायद पाकिस्तान का इरादा पठानकोट तक लेने का था। उनका ये इरादा था कि हम पठानकोट तक का एरिया अगर ग्रैब कर लिए, और पठानकोट लेना बड़ी बात नहीं थी, अगर पूरा जे.एन.के आपने खींच लिया तो पठानकोट तो बिल्कुल जे.एन.के के सदर्न पॉइंट पे है। तो भारत तुरंत इंटरवीन किया। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत को इस बात का एक कंप्लीट अधिकार दिया कि वो उनकी रक्षा के लिए अपनी सेनाएं लेके आए। भारत ने उसको रिपेल किया। तो ये रहा तो जे.एन.के के डिवाइड होने का इतिहास। तो पाकिस्तान का जो शुरुआत से ही एक अप्रोच रहा है, वो अप्रोच ही इसी टाइप से रहा है कि वो हमारे सॉवरेंटी, हमारी शांति, हमारे सुख में खलल डालना, और यह काम 1947 से वो कर रहा है। ऑपरेशन जिब्राल्टर ले लीजिए, ऑपरेशन आप टोपाज ले लीजिए, उसके बाद उसको हमने 1965 की लड़ाई ले लीजिए, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को संभाल नहीं पाए, जिसका क्रिएशन उन्होंने खाली मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे किया था। उस कम्युनिटी को भी वो धर्म के आधार पर अपने साथ नहीं रख पाए, क्योंकि टोटल बंगाली पॉपुलेशन थी। सारी रीत रवायत, खाना, कपड़ा, भोजन, पहनावा, रस्म, त्यौहार, सेलिब्रेशन, सब कुछ बंगाल का एक जैसा था। उसमें कोई धर्म तो था ही नहीं। लेकिन वो डिवीज़न हुआ और 1971 में उनसे पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। 89 का दे लीजिए, पूरे पंजाब को 12 साल तक फ्लेयर अप करने की जिम्मेदारी टोटल पाकिस्तान की है। उन्होंने खुला बॉर्डर विदाउट एनी ऑब्स्टेकल उसका जो एक्सप्लॉयटेशन किया, और बब्बर खालसा से लेकर के, और जो एक खालिस्तान को उन्होंने अपने ज़मीन से प्रश्रय दिया, ट्रेनिंग, वेपन, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, और उसको उन्होंने पार्ट 2 दोहराया जे.एन.के में। तो कश्मीर का आप देख ही रहे हैं कि लैंडमार्क उन्होंने हमारी संसद तक को नहीं छोड़ा, जे.एन.के असेंबली को नहीं छोड़ा, अक्षरधाम मंदिर नहीं छोड़ा। उसके बाद सीरीज़ ऑफ अटैक्स ऑन इंडियन सॉइल, तमाम अलग अलग मुख्तलिफ नाम से उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए। अफ़गानिस्तान से खाली हुए मुजाहिदों को उन्होंने जे.एन.के के थ्रू, एल.ओ.सी के थ्रू कश्मीर के अंदर दाखिल किया। फॉरेन टेररिस्ट फाइटर का एक ग्रुप बनाया, और पूरी उनकी ISI, पूरी एक ब्रिगेड कम्प्लीटली POK के अंदर इन कश्मीर मुद्दे पे ट्रेन किए हुए आतंकवादियों का समूह तैयार करना, उनको लॉन्चिंग पैड से इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुसाना और हमारे यहाँ अटैक्स करना। और 22 अप्रैल 2025 का तो जो पहलगांव में 25 बेगुनाह टूरिस्ट की जो किलिंग है, ये तो लैंडमार्क है हिस्ट्री में। ये तो टूरिज़्म की हिस्ट्री में कहीं हुआ ही नहीं है, भारत में भी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान का यही पैटर्न रहा है इंडिया के प्रति, वो शांति चाहता ही नहीं है हमारे से। ठीक, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में तब्दील होने के पूरे चांसेस ये बिल्कुल था इस बार, क्योंकि हाँ, अभी हम उसी बात पर आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा ही पर्टिनेंट है। प्रोवोकेशन, तो प्रोवोकेशन के मौके बहुत सारे आए, और ख़ास करके मैं 26/11 की बात करूँगा, क्योंकि 26/11 में हमारी 172 शहरी का इसी लश्कर तोयबा टेरर आउटफिट ने मुंबई में आकर के कत्लेआम किया। यही लश्कर तोयबा जिसने पहलगांव में टूरिस्ट को मारा। तो हमारे प्रोवोकेशन का तो मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छा टाइम वो था, क्योंकि जितनी किलिंग्स उन्होंने की, अगर पूरे किलिंग्स को जोड़ दिया जाए तो भी 172 का फिगर टच नहीं करता। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो 26/11 था। 26/11 में मुरीदके से लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर चलाने वाले हफीज़ सईद ने शायद ये सोचा कि भारत का सब्र का पैमाना अभी भी बाकी है, क्योंकि इतनी किलिंग्स पे भी भारत ने अगर इस तरह का कोई रिटेलिएटरी रिएक्शन नहीं किया, सिवाय इसके कि हमारे मुकदमे चले, केस दर्ज हुआ, कसाब का ट्रायल हुआ, उसके हमारे वांटेड टेररिस्ट घोषित हुए, जिसमें तहव्वुर राना को भी पकड़ के लाया गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप देखें तो उड़ी का सबसे पहला तो हमारा रिएक्शन आप देखें 2 जनवरी 2016 को जो पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ जैश-ए-मोहम्मद का, उसके बाद भारत का अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग अप्रोच था। मतलब SIT बनी, इवन पाकिस्तान को इस मुद्दे पर लाया गया कि भाई आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए, वो सब हुआ। लेकिन उसी के तुरंत बाद उड़ी हो गया। उड़ी के बाद जो हमारा रिएक्शन था वो बड़ा क्लियर था कि हमने POK के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उनके टेरर आउटफिट्स के साइट्स को अटैक किया था। उससे एक स्टेप हम गए थे आगे। फरवरी 19 के CRPF बस पे जो कांड हुआ, जो उन्होंने अटैक किया
जैश-ए मोहम्मद ने, आदिल अहमद डार ने जो इको मारुति कार ब्लास्ट किया था, उसमें सीआरपीएफ के 42 जवान मारे गए थे। उसके बाद भारत ने जो बालाकोट किया वो फर्दर एक स्टेप आगे था, यानी प्रोवोकेशन का एक स्टेप और ऊपर था। और अभी जो 22 अप्रैल को घटना हुई है, बड़ी ही निर्मम हत्या हुई है, इसके बाद भारत ने प्रोवोकेशन के बाद ये निर्णय लिया कि आपके जितने टेरर साइट्स हैं, आपके देश में कहीं भी हैं, पीओके के बाहर भी अगर हैं, तो वो हमारा टारगेट है, हम टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ा संदेश उन्होंने, कड़ा संदेश दिया। जैसा कि 7 तारीख को जो अटैक शुरू हुआ है, जिसमें मुरीद के और उनका बहावलपुर और सियालकोट, इन तीनों साइट्स, 9 में से 3 साइट्स थी जो आउट ऑफ पीओके थी, बाकी जो 6 साइट्स थी वो पीओके के अंदर थी। तो यह कह के भारत ने एक नई लाइन ड्रा की कि हमारे रिएक्शन का अब ये लेवल है, और इसको जो भारत ने रिएक्ट किया, पाकिस्तान ने इसको फिर रिटेलिएट करने की कोशिश की। तो इससे एक चीज़ें फ्लेयर अप तो हो गई थी और वार लाइक सिचुएशन हो गया था, बट अभी एग्जैक्ट वार छिड़ना बाकी था, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। और वो तब होती जब फाइटर एरोप्लेन्स दोनों कंट्री के एक दूसरे के सीमा में घुस के और फिजिकली हमारे असेट्स पे, हमारे डिफेंस असेट्स पे, हमारे पॉपुलेशन पे वो अटैक करते, और उसके बाद हमारा जो स्ट्राइकिंग कॉलम है वो एक दूसरे की टेरिटरी को क्रॉस करके अंदर घुसने की कोशिश करता, तब ये फुल फ्लेज्ड वार में परिणत हो चुका होता, और वो सिचुएशन बिल्कुल आ चुकी थी। सर, वॉर की बात हुई और जंग का जब जब जिक्र होता है, ये माना जाता है, आपने अपनी सेवा में भी देखा होगा, ट्रेडिशनल एनकाउंटर्स होते हैं, फेस ऑफ ट्रेडिशनल होता है, आमने सामने सेना होती है। लेकिन अभी हमने बीते 2-3 बड़ी कार्रवाइयों में, जवाबी कार्रवाइयों में देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें हुई, एयर स्ट्राइक जैसी चीज़ें हुई, और अब एक प्रेसिशन अटैक हो रहे हैं। तो एक ट्रेडिशनल फेस ऑफ और अभी जो कुछ हो रहा है प्रेसिशन अटैक, इसमें किस तरह के अंतर आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा अंतर टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। आप अगर हम लोग अपना उदाहरण भी लें तो 1999 का जो करगिल हुआ था, उस करगिल से देखिए 26 साल में मॉडर्न वारफेयर कितना चेंज हो गया। करगिल के केस में माउंटेन की लड़ाई थी और हमें वापस अपनी चौकियों को वापस लेना था। वह वापस आप फिजिकली जाए बगैर नहीं ले सकते। उसमें आपको, जैसा कि आपको पता है कि माउंटेन की लड़ाई बड़ी टफ होती है। माउंटेन इज ऑलवेज बेस्ट फॉर द डिफेंडर एंड ऑलवेज बैड फॉर द ऑफेंसर। अगर आप अटैक करते हैं तो माउंटेन में आप घाटे में रहते हैं, लेकिन अगर माउंटेन आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो आप बड़े फायदे में रहते हैं। तो पाकिस्तान ने जितनी ऊंची चोटियां हैं उसको ऑक्युपाई कर लिया था, और पाकिस्तान बड़ी ही एक डिफेंडिंग पोजीशन में था, कमांडिंग पोजीशन में था। तोलोलिंग, बटालिक, टाइगर हिल, यानी जितने नाम आप सुनते हैं, जिनको वापस भारत ने लिया, और उसके लिए जो पिच बैटल लड़ी, उसमें कैजुअलिटी का रीज़न यही है कि जब आप पहाड़ी क्षेत्र में लड़ते हैं तो ये लड़ाई आपकी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब हम आते हैं 26 साल बाद, आज का मॉडर्न वारफेयर कहाँ खड़ा है। आज के मॉडर्न वारफेयर का सबसे बड़ा इंडिकेशन हमास और इजराइल के युद्ध से आपको लग गया था, और अगर आप उसी का एक मिरर इमेज देखें तो यूक्रेन और रशिया का वार है। यानी दुनिया में आज की तारीख में एक्चुअली सीमा क्रॉस करके जाके फिजिकली लड़ने का टाइम, फिजिकली लड़ने का कॉन्सेप्ट से अब युद्ध की शुरुआत नहीं होनी है। आपको दुश्मन देश को अपनी टेक्नोलॉजी से पहले बीट करना है, बीट करने के बाद फाइनल ग्राउंड एक्वायर करना और ग्राउंड को होल्ड करना हमारी इन्फेंट्री का काम है। तो अभी देखिए, हमारे भी इस केस में 3 रात या 4 रात जो हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला है, कहीं भी कोई भी कॉलम, कोई भी इन्फेंट्री कॉलम, कोई भी पैदल सेना अपनी सीमा का जुरिडिक्शन नहीं क्लास की है, और ना ही कोई हमारे फाइटर पायलट्स ने जाके फिजिकली कोई एयर बेस के ऊपर जाके वहाँ कोई अटैक किया है। जो भी हुआ टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो ड्रोन इज़ ए गेम चेंजर। आज के तारीख में ड्रोन गेम चेंजर है। ड्रोन मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर देखें तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ड्रोन टेक्नोलॉजी पिछले 3 से 4 साल से ऑलरेडी शुरू कर चुका था। ये तो पब्लिक को ये ड्रोन अब दिखे हैं, जो आम आदमी को तो ये ड्रोन 7 तारीख के बाद दिखे हैं जी। लेकिन बॉर्डर फोर्सेज को, आर्मी को ये ड्रोन पिछले 4 साल से वो फेस कर रहे हैं। लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान एक दूसरे पर्पज़ के लिए भेजता था। उसका पर्पज़ था कि अगर लैंड बॉर्डर आपका सिक्योर्ड है, लैंड बॉर्डर पर निगरानी बड़ी चौकस है,
तो आखिर आप जिस देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं वहाँ पर आर्म, अम्युनिशन, ड्रग और लॉजिस्टिक्स कैसे भेजेंगे? आपको एरियल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस पूरे ड्रोन टेक्नोलॉजी को भारत के सीमा क्षेत्र में आर्म्स, अम्युनिशन, ग्रेनेड्स और नारकोटिक्स और कभी कभी पैसा भी और स्मॉल आर्म्स भेजने के लिए बखूबी यूज किया है, जिसमें पंजाब का कुछ पार्ट शामिल है, उसके बाद पूरा जम्मू शामिल है, कश्मीर का कुछ हिस्सा शामिल है, जिसमें उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है और ये चुनौती ऑलरेडी हम झेल रहे थे। अब इस हॉट वार सिचुएशन में या वार लाइक सिचुएशन में उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक एमुनिशन के तौर पे यूज किया है। यानी जो कैरियर था, जो एक ड्रोन कैरियर था, जो एक ड्रॉपिंग जिसको कहते हैं मालवाहक था ड्रोन, अब उसी मालवाहक को उन्होंने एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट कर दिया है। इसका इस्तेमाल होता है दुश्मन के देश के अंदर अपनी मनचाहे क्वांटिटी का एक्सप्लोसिव भेजना, उसको ब्लास्ट करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, पब्लिक को मारना, उसको बर्बाद करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो सबसे बड़ा एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइप के जो ड्रोन है ना, ये स्पाई ड्रोन भी होते हैं। आपके पूरे डिफेंस सिस्टम को कैमरे से फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि अगर जब आप काउंटर करते हैं तो 100% ड्रोन तो आप नहीं गिरा सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ ड्रोन हैं जो इसी साए में वापस भी चले जाते हैं अपना काम करके। तो ये भी एक आज की लड़ाई का बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम बिना दुश्मन के देश में गए वहाँ की पूरी चीज़ें कैप्चर करके ला रहे हैं, वहाँ के पूरे बॉर्डर डिप्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन का क्या पैटर्न है, हमारे असेट्स कहाँ हैं, वनरेबल एरियाज़, वनरेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कलवर्ट्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये अभी जो हुआ है ये टोटल ड्रोन और मिसाइल। अब आप फायरिंग की जो बात सुने हैं, तो स्मॉल आर्म्स फायरिंग स्टैंड ऑफ सिचुएशन बोलते हैं इसको। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर देखा जाए तो पहाड़पुर पोस्ट के ऊपर पंजाब की जो सबसे उत्तरी पोस्ट है, वहीं से आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू का शुरू हो जाता है। तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर में 192 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, और कुछ पार्ट एरिया पहाड़ी है, उसको पाकिस्तान अपनी परिभाषा में डिस्प्यूटेड मानता है। पाकिस्तान पूरी JNK को डिस्प्यूटेड मानता है। हमारा स्टैंड है कि 192 किलोमीटर डिस्प्यूटेड नहीं है, इसमें प्रॉपर फेंसिंग लगी हुई है। इसीलिए जब हम तारबंदी सन 2000 में लगा रहे थे तो पाकिस्तान इस तारबंदी को लगाने नहीं दे रहा था। उसने इतनी फायरिंग की कि बाद में जाकर के भारत को अपना स्टैंड और मजबूत करना पड़ा, हमारी प्रिपरेशन और मजबूत हुई और हमने पूरा एरिया फेंसिंग किया, एक एक इंच को हमने फेंसिंग किया, क्योंकि इसी एरिया को इस्तेमाल कर रहा था भारत के अंदर टेररिस्ट भेजने के लिए जी। तो इस पे पाकिस्तान फायरिंग करता है, जिसको क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बोलते हैं, CBF, जिसमें कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया है जहां आर्मी के ऑप्स कंट्रोल में BSF 60 डिप्लॉयड है, उसमें सीमा सुरक्षा बल और आर्मी मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन और स्मॉल आर्म के फायर से उसको रिटेलिएट करती है। और अभी इस थोड़े से स्टैंड ऑफ सिचुएशन में आर्टिलरी फायरिंग भी हुई है, 105 पाउंडर का भी इस्तेमाल किया गया है और इन हथियारों से हम उसको काउंटर करते हैं अभी आज की स्थिति। सर, आपके हिसाब से आपने जितनी सर्विस दी और जो कुछ देखा, जिस तरह की स्थिति अभी है, या फिर ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, या फिर ड्रोन अटैक को जिस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम नष्ट कर रहा है, क्या लगता है कि जो कार्रवाई भारत की तरफ से अभी की जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम एक तो फोकस्ड हैं, नॉन एस्केलेटरी कर रहे हैं जो भी हमारी कार्रवाई, और तीसरा प्रपोर्शनेट कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों को ले करके जवाब देना ये क्या दिखाता है, हमारी किस रणनीति या किस कूटनीति की तरफ इशारा करता है कि हम क्या लेकर के चल रहे हैं और हम अभी नॉन एस्केलेटरी में नहीं जाना चाहते हैं। तो हम इंडिया अपने साइड से जो जवाब दे रहा है, क्या वो ठीक है या उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है? नहीं, जो हमारा जवाब है बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए ठीक है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। भारत एक ऐसे जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में दुनिया के बसा हुआ है कि भारत अपना प्रोग्रेस चाहता है। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में अपने को इम्प्रूव करके 4थे स्थान पर लेके आ चुका है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आज के तारीख में भारत की एक वॉइस है, हमारे पास टैलेंट बूथ है, यूथ पूल है। तो भारत एक रिसोर्सफुल कंट्री है और एक आज के तारीख में विकसित भारत की तरफ जा रहा है। ये हमारी बेसिकली नेशनल पॉलिसी ही ऐसी है
कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहते हैं और भारत की संविधान और भारत का विश्व समुदाय में रहने की एक अपनी पॉलिसी है जो वेल डिफाइंड है। अब सवाल है हमारे और पाकिस्तान के बीच तनाज़े का सिर्फ एक ही वजह है, हम पड़ोसी देखिए बदल नहीं सकते। डिमार्केशन के बाद जो एक अलग देश बन गया उसके अस्तित्व को भी हम नहीं चेंज कर सकते। हमारा एक ही पाकिस्तान से जो अदावत है वो ये अदावत है कि आप हमारी शांति में अपने स्टेट एक्टर की मदद से जिहादी एलिमेंट को टेरर मॉड्यूल बना के आतंकवादी इस्टेब्लिशमेंट को तैयार करके ट्रेनिंग देके वेपन देके और रात के अंधेरे में या दिन के ख़राब मौसम में भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कराते हैं। उस घुसपैठ में आपकी रेगुलर आर्मी पाकिस्तान रेंजर बाकायदा सपोर्टिंग फायर देते हैं। जो टेररिस्ट पकड़े या मारे जाते हैं वो आपके मूल के होते हैं, वो आपके नागरिक होते हैं। जो हथियारों पे, इक्विपमेंट और वेपन पे जो सिग्नेचर हैं वो सब पाकिस्तान के हैं। कम्युनिकेशन सेट और जितने लॉजिस्टिक्स सब प्रोक्योर करते हैं भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटरनेशनल फोरम पे जिंदा रखने के लिए एक जिहाद छिड़ रखा है। तो भारत के साथ ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इशू है जी। दूसरा, भारत के डेवलपमेंट और टूरिज्म में भी एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि कोई भी देश अगर फ्लोरिश करता है तो उसकी सिक्योरिटी जरा भी अगर सस्पिशियस है या क्वेश्चनेबल है तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है, जो दुनिया के लोग भारत के तरफ एक बड़े होप के नज़र से देखते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि अशांत देश है, जम्मू कश्मीर अशांत है, 2.25 करोड़ जहाँ टूरिस्ट जा चुके, पूरा JNK फ्लोरिश कर रहा है टूरिज्म से, उसमें आप आकर के 22 अप्रैल को निर्मम हत्या करते हैं 25 टूरिस्ट का, धर्म और जात पूछ के, उनके जेंडर को डिस्टिंग्विश करके। मतलब ये कहाँ का न्याय है जी। और इसका पूरा का पूरा सबूत मौजूद है कि ये आप करवा रहे हैं। तो भारत का पाकिस्तान से सिर्फ एक ही अदावत है। इस अदावत को लेके भारत तमाम फोरम पे पाकिस्तान को कन्वे कर चुका है, फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक में भी कन्वे कर चुका है, सॉफ्ट अप्रोच भी भारत ले चुका है, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा, इंक्लूडिंग हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जी का पहले टर्म में नवाज शरीफ के यहाँ विजिट करना या कहीं इंटरनेशनल फोरम पे साइडलाइन में बातचीत करना, ये सारी चीज़ हो चुकी है। सारी चीज़ के बावजूद अगर इस तरह का काम पाकिस्तान कंटिन्यू करता है भारत के धरती पे तो हमारी दुश्मनी बनी रहेगी जी। तो ये एक मुद्दा हमारे और पाकिस्तान के बीच में। अब हम कैलकुलेटिव क्यों कर रहे हैं, हम प्रेसिजन क्यों कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ रहे हैं। हम एक डिस्ट्रक्टिव कंट्री नहीं है। हम आपके पॉपुलेशन को टारगेट करना नहीं चाहते, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का जो एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन है, हम सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट की पार्टी हैं। विश्व शांति के लिए जितने मुआहदे हुए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, भारत ने उस पर दस्तखत किए हैं। भारत उसका सम्मान करता है और उस सम्मान में पाकिस्तान की अवाम भी आती है। पाकिस्तान की अवाम कोई उससे बाहर नहीं है। हमारा तो उस सिस्टम और उस गवर्नेंस और उस मिलिट्री से अदावत है कि आप द्वारा प्रेरित ट्रेंड स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हमारे यहाँ खून फैला रहे हैं। तो भारत ने पहले दिन ही कह दिया था कि हमने आपके टेरर साइट्स, टेरर असेट्स को टारगेट किया है और पाकिस्तान के धरती पर किसी भी कोने में होगा हम उसको टारगेट करेंगे। ये लाइन क्लियर हो गई। अब भारत कहता है भाई अगर जो टेरर साइट्स हैं आप भी उसको टेरर साइट डिक्लेयर करो, और अगर आप हाय तौबा मचा रहे हो, इसका मतलब टेरर साइट्स और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। यानी पाकिस्तान में जो आतंकवादी दस्ता है, जो रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप है जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तोयबा, वो और आप पानी में जैसे दूध में पानी मिलाया जाए ऐसे मिक्स्ड हो, तो अगर दोनों का कैरेक्टर सेम है तो ऑटोमेटिक दोनों दुश्मन हो जाते हैं। तो हमारा रिस्पांस वहीं तक सीमित है और ये रिस्पांस भारत बंद नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है, मुलतवी है ये जी। और जितने रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स उस पर इम्पोज किए गए हैं वो अभी सब जिंदा है। भारत वेट एंड वॉच करेगा। 12 तारीख को DGMO लेवल की मीटिंग है, 12 बजे दिन में बातचीत है। बातचीत में भारत अपनी कंडीशंस को सामने लाएगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे घटनाक्रम में ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये करोगे तो आप दुश्मन माने जाओगे और ये नहीं करोगे तो शांति चलेगी। बड़ी क्लियर बात होगी, मेरा ही मानना। सर, जब भी ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है, जैसे पहलगाम जैसी घटना हो गई या कुछ भी,
तो हमारे देश में चाहे युवा की बात कर ले या किसी भी नागरिक की कह ले, उसका एक ही जज्बा होता है, एक ही अंदर से एक डिमांड होती है कि वॉर होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या भारत वॉर की स्थिति में है? और अगर फुल ब्लोन वॉर होता है तो इसके क्या नुकसान एक नॉर्मल सिटीजन्स को, जिनके मन में हमेशा ये मुरीद होती है कि नहीं अब तो मुंह तोड़ जवाब देना है, वॉर होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार हम देखते हैं, हर कोई कहता है कि मुंह तोड़ जवाब दो, पलटवार करो, वॉर करो, बमबारी करो, इसको खत्म करो, वो करो। उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे कि आप वॉर की डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं जनरेशन और अवाम से बात का उत्तर शुरू करता हूँ कि अगर पूछा जाए, हमारी जनरेशन से पूछा जाए कि आप कौन सा वार आपको याद है, तो बाय वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ हमें कहते हैं कि हम 1971 का वार हमने पूरा सुना है और उसको न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से देखा है। उसके बाद की स्थिति आती है कि कंप्लीट पंजाब कश्मीर टेररिज्म और 1999 का करगिल युद्ध। हम लोगों को पूरा करगिल का तो पूरी फ़ोटो याद है, पूरे एक एक दिन का घटनाक्रम याद है, क्योंकि हम लोग तो कश्मीर में ही रहे हैं। अब बात आती है कि भारत का जो सबसे बड़ा जनमानस है, उसका एज ब्रैकेट और उसका पॉपुलेशन बेस अगर देखें तो 1999 का करगिल तो उसको याद होगा जो 1989 में पैदा हुआ होगा, जनरली लगभग। तो आप समझ लीजिए 36 साल उम्र और उसके ऊपर के जितने लोग हैं उनको करगिल का आइडिया है कि कैसे हुआ था। और उससे कम के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 2025 का ये जो ऑपरेशन सिंदूर है पहला एक्सपोजर है। तो पब्लिक सेंटिमेंट तो ये है कि पब्लिक में गुस्सा होता है, पाकिस्तान को लेके लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जो बड़ा वाजिब है। पाकिस्तान ने भारत के धरती पर क्या क्या किया, ये किसी भी चौराहे, गली, नुक्कड़, कार्नर, किसी के मकान में चले जाए, किसी धर्म बिरादरी के घर पे चले जाइए, पाकिस्तान के इस नृशंस कार्य की चर्चा होती रहती है। इससे जनमानस के अंदर एक क्षोभ पैदा होता है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और उनका आउटबस्ट अपने जगह सही है। रही बात कि अब गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है, गवर्नमेंट पब्लिक आउटक्राई और पब्लिक सेंटिमेंट पे सारे डिसीजन नहीं लेती और कोई भी मैच्योर सरकार है इस पे उसको डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। उसको पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक सेंटिमेंट का भी आदर करना चाहिए और एक मेजर्ड एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास, सरकार से पूरे सिचुएशन को एक बहुत बड़े कैनवास पे देखती है। उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना है, उसकी अपनी प्रिपेयर्डनेस को भी देखना है, उसको अपनी जो वार कैपेसिटी है उसको भी देखना है, इकोनॉमी भी देखनी है और अपोनेंट को भी देखना है। तो जो अभी निर्णय लिया है सरकार ने, वो निर्णय बहुत सोच समझ के लिया है और इसके पीछे वजह है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियली पब्लिक को स्टेटमेंट आएगा, चाहे वो जिस किसी भी लेवल पे स्टेटमेंट आए कि इस पूरे सिचुएशन को लेकर हमारा क्या नज़रिया था। पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर बयान होंगे, विपक्षी पार्टी आल पार्टी के साथ भी इस पर मीटिंग होगी पब्लिक को कन्वे करने के लिए। और आप देखिए कि इस एक्शन में जाने के पहले माननीय प्रधानमंत्री ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, विपक्ष की मीटिंग बुलाई थी और सब लोगों ने आउटराइटली सपोर्ट किया और पब्लिक ने तो सपोर्ट किया ही है। तो जो लोग अभी भी धीरे धीरे कुछ सोशल मीडिया पे लोगों के विचार आ रहे हैं कि मतलब हमको युद्ध कर देना चाहिए, हमको तो पूरा लाहौर कराची ले लेना चाहिए, हमको पीओके ले लेना चाहिए, हमें उनके बातों का भी सम्मान करना है, उनकी फीलिंग्स को मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी समझने वाली कहीं ना कहीं बात है कि फाइनली टू बी वेरी फ्रैंक, वार कोई नहीं चाहता जी। युद्ध से मिलता क्या है? माने कलिंगा युद्ध के बाद आप अशोक की क्या स्थिति थी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेथ्स बहुत होते हैं और अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक डेथ हो जाए, एक डेथ होती है उसका हल्ला मच जाता है। अब इसी 3-4 दिन के अंदर देखिए कुछ कैजुअलिटीज हुई, कुछ एक डेफिनेटली हमारी भी डेथ हुई हैं, कुछ शहीद हुए हैं लोग जिन्होंने जान गंवानी पड़ी है। इन चीज़ को लेकर के ये इतना फास्ट ट्रेवल करता है। पहले ट्रांजिस्टर का ज़माना था, रेडियो पे डेड बॉडी दिखती नहीं थी, न्यूज़ में कहीं एक शब्द आ जाता था, उन तमाम अनाम शहीदों का नाम तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ उन्होंने अपनी जान गंवाई और कहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज का ज़माना होता तो ये सब फोटो और वीडियो पे घूम रही होती, तो ये लोगों के माइंड को बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो अगर बहुत लार्ज स्केल पे हो गया, एक खुला युद्ध हो गया, डेफिनेटली हम भारी हैं, हम पाकिस्तान पे भारी पड़ेंगे, हम पाकिस्तान को तबाह करेंगे। लेकिन किसी को भी तबाह करने के लिए न्यूटन थर्ड्स लॉ, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। आप कोई भी अगर एक्शन करते हैं तो उस एक्शन की आंच तो आपके ऊपर भी आएगी ना। 141 करोड़ पॉपुलेशन में अगर आप उतनी आंच लेने के लिए तैयार हैं
तो उतने आंच का भी पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट बनता है। तो वार इज अवॉइडेबल, लेकिन वार सिर पे मंडरा रहा हो तो कायरता और वार के बीच में कोई चीज चुननी है तो आपको वार चुनना पड़ेगा। सर, एक बहुत ही जेनरिक सवाल लगातार उठता रहता है और बराबर हम इसे देखते रहते हैं, मीडिया में भी चलता है कि अगर फुल ब्लोन वॉर होती है तो इंडिया किस हद तक जा सकता है? क्या बात न्यूक्लियर तक आ सकती है? और अगर न्यूक्लियर पे नहीं भी आती है तो जो हमारी आर्टिलरीज एंड वेपन्स है वो कितने दिन तक वॉर चला सकते हैं? देखिए, ये एक बेसिकली ऑपरेशनल कैपेसिटी एक बड़ी डीप और बड़ी ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा और मैं ये भी नहीं क्लेम करता कि उसकी मुझे बड़ी एक्यूरेट जानकारी है, लेकिन इस पर एक मैं जेनरिक बात आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है भारत का वो बहुत ही मजबूत है और रेडी 24 आवर्स है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको लास्ट के 4 दिन के रिटेलिटरी एक्शन में क्लियर हो गया होता। हम अगर वेल प्रिपेयर्ड ना होते तो पाकिस्तान ने मतलब कितने हजार ड्रोन दागे हैं, उन ड्रोन से हमारी बड़ी हैवी कैजुअलिटी हुई होती। इसका मतलब भारत के पास वह कैपेसिटी है कि दो ड्रोन को हवा में इनफेक्टिव करने का। भारत ने उस कैपेसिटी को डिस्प्ले किया, उसका टेस्ट किया, उसका ट्रायल किया, और हम तो कहते हैं सबसे बड़ा फील्ड ट्रायल था ये अपने एसेट्स का। और उसने बिल्कुल एग्जिबिट किया, पब्लिक को डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है। अब उसके उल्टे पाकिस्तान की तरफ चाहिए तो ये बड़ा क्लियर है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम इस बार टोटली फेल हुए हैं। अगर फेल न होते तो उनके साथ एयर बेस स्टेशंस पे इतनी बर्बादी नहीं होती और कोई भी हमारा असेट उन्होंने डाउन भी नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखा जाए तो हमारी प्रिपेयर्डनेस तो है। अब सवाल ये है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, कन्वेंशनल वार में कोई लिमिट नहीं होती और कोई भी देश युद्ध कंप्लीट तैयारी के साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि युद्ध के बहुत सारे ऐसे फ्रंट हैं जो युद्ध की शुरुआत के बाद ही पता लगते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस पूरी है, लिमिट्स का कोई लिमिट नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली आपको पता है, पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है बहुत ही कम है भारत से। पाकिस्तान की पूरी पट्टी की चौड़ाई बहुत कम है। पीओके एक इशू है, क्योंकि पीओके में भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। जब से स्टेटहुड का दर्जा हटा और यूनियन टेरिटरी के रूप में वो दो पार्ट में बाइफरकेट हुआ, JNK एंड लेह, उसके बाद आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, तो भारत के स्कीम में पीओके का हिस्सा ऑलरेडी शामिल है और वह लीगली भारत का बनता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन है वो कंप्लीट JNK का हुआ है, आधा JNK का नहीं हुआ है जी। और इस पे तो हमारे माननीय विदेश मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं। तो पीओके तो भारत के एजेंडा में है और अगर हॉट वार सिचुएशन आई या ऐसी कन्वेंशनल वार की सिचुएशन आई तो भारत प्रेफरेंस में सबसे पहले पीओके को सेटल करना चाहेगा। और रही बात इनका लाहौर हुआ, कराची हुआ, रावलपिंडी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में 2 सरकार चलती है, एक सरकार इस्लामाबाद में चलती है, एक रावलपिंडी में चलती है। अब ये बड़ा समझ पाना मुश्किल है कि पाकिस्तान को रावलपिंडी चला रहा है कि इस्लामाबाद चला रहा है। सर, आपने अभी अपनी बातचीत के दौरान बताया कि आप जब मोर्चे पर हुआ करते थे तब ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, सोशल मीडिया या इंटरनेट का उतना दौर नहीं था। लेकिन आज की इस सिचुएशन में जब सोशल मीडिया इतना हावी है कि इधर कुछ हुआ और मिनटों में ये खबरें फैल आती हैं, हमने ये डोमेस्टिक लेवल पर देखा है कि मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया का ट्रायल जो है वो एक्चुअल केस को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, कोर्ट भी इसको कई बार मानता है। सीमा के तनाव पर या सेना की कार्रवाई में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे दावे, फेक न्यूज़ और उनके ट्रायल्स कितना एक जवान को और एक अफसर को जो वहाँ तैनात है, कार्रवाई के लिए खड़ा है, उसको कितना इम्पैक्ट ये करते हैं उन पर? ये मुझे लगता है इम्पैक्ट करता है। रीज़न बीइंग कि जो हम एक युद्ध तो सीमा पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक युद्ध सोशल मीडिया पे भी लड़ रहे होते हैं, एक युद्ध पब्लिक परसेप्शन पे भी लड़ रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो युद्ध ज़्यादा हाइपर वार है। वो युद्ध हो नहीं रहा है, लेकिन वो युद्ध माइंड को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, हार्ट को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखिए, पब्लिक आउटक्राई का और पब्लिक सेंटिमेंट का इतना असर होता है कि सरकार के फैसलों पे भी उसका असर पड़ता है। IC-814 भारत का जहाज 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक हुआ था। उसकी रिहाई की 7 दिन की एक अलग कहानी है। मुझे याद है उस समय टेलीविज़न पे
पब्लिक आउटक्राई और पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इतना ह्यूजली दिखाया गया था कि वह चीज़ ये लगता है, अरे आपको टीवी के स्क्रीन पे वो चीज़ 62 इंच बाई 50 इंच की दिखती ज़रूर है, लेकिन उसका जो माइंड पे हद है ना, पूरा भारत दिखता है, मिरर इमेज पूरा भारत दिखता है कि यही हर जगह हो रहा है। और आपको पता है कि डिसीजन में कुछ अच्छाई रही और कुछ बुराई भी रही जी। तो इसी तरह से सोशल मीडिया का जो हाइप है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, एथेंटिसिटी को वेरीफाई किए बगैर दिखा देना, बहुत सारे परसीव्ड व्यूज़ को एक ऑथेंटिक व्यू बना के पेश करना, और तमाम फर्जी सोशल मीडिया हैंडल से आए हुए इनपुट को स्क्रीन पे डालने के बाद आदमी सिर्फ स्क्रीन पे क्या लिखा है वो पढ़ता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, एक पतली लाइन नीचे आती है, शायद वो कोई देखता भी नहीं है। आप देखते हैं ना, मतलब उसका जो गार्ड है, उसका जो कैविएट है, कैविएट बड़ा हल्का होता है, लेकिन उसका जो मेन हेडलाइनर है वो माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है। और इन 3-4 दिनों में मैंने खुद देखा, इतनी फेक न्यूज़ प्रसारित हुई, अपने घर के बच्चे फ़ोन करके पूछने लगे, अरे सुना है ऐसा हो रहा है। अरे मैंने कहा तुम कहाँ हो, तुम सोशल मीडिया पे हो क्या? बोले कहाँ? मैंने कहा भैया ना तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना मैं एक्स पे हूँ, ना मैं FB पे हूँ, तीनों में नहीं हूँ मैं। और मैं आज तक अकाउंट ही नहीं खोला शुभम जी, आपको बताऊँ मैं नहीं हूँ, किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं हूँ। व्हाट्सअप मजबूरी है तो हम लोग व्हाट्सअप बस रखते हैं। तो आपको इतना इनपुट, हर आदमी रिएक्ट कर रहा है, गली कुचा, विदेश में, देश में 141 करोड़ जिसके पास टेलीफोन है सब रिएक्ट कर रहे हैं। आप बताइए 71 बार, 99 बार, 65 बार में किसी का रिएक्शन सरकार तक पहुंचता था? एक 62 वार पे युद्ध देखिए, जो जवान नॉर्दर्न बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे थे उनको अपने घर की खबर तक नहीं थी। उनका तो एक फोकस्ड वो था, भाई युद्ध लड़ना है। सोशल मीडिया से उनका दिमाग प्रभावित नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया तो पाकिस्तान की कैपेसिटी को भी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। तो आपके जवान के अंदर एक बार एक इल्यूजन आएगा, फॉल्स थॉट आएगा, अरे ऐसा है। लेकिन तब ये नहीं था जी। तब फियर ऑफ अननोन नहीं था। आज की तारीख में फियर ऑफ फॉल्स अननोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। और ये इम्पैक्ट करता है जवान के दिमाग को, सैनिक के दिमाग को, डिसीजन मेकर्स के दिमाग को। और मैं तो कहता हूं कई बार सरकार भी इस प्रेशर में आती है। सर, अभी जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं इनको हम खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल लेते हुए कि सीज फायर का, जैसे अभी आपने बात कही, जिस हिसाब से अभी चर्चा चल रही है, और ये भी देखा गया कि कुछ ऐसी खबरें आई कि कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें की गई। मेरा मुद्दा ये है कि जब एक जवान सीमा पर तैनात होता है या फिर वो वॉर लाइक सिचुएशन में होता है, और जब उसे सीज फायर का पता चलता है या पता चलता है कि सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से सीज फायर की अपील की गई या बात किया गया, एक जवान का मनोबल उस वक्त क्या होता है, और सीज फायर का आदेश या उसका ऑर्डर सुनकर उसकी मनोस्थिति क्या हो जाती है? देखिए, सीज फायर एक निर्णय है जो सरकार लेती है। युद्ध का निर्णय भी सरकार लेती है। जो एक्चुअल फाइटर है सीमा पे, जो जवान है, जो भारत की सेना है, सीमा सुरक्षा बल है, जो कोई भी गवर्नमेंट की जितनी एजेंसी है, ये जितने एक्शन करती है वो सरकारी आदेश पे करती है। कब करना है ये सरकार का आदेश होता है, कितने मैग्नीट्यूड में करना है, जो लोकल टैक्टिक्स है आपकी वो आपकी है, उसमें सरकार कुछ इंटरफियर नहीं करती। कि एट द फेस ऑफ एनिमी आप जो बेस्ट है, जिसके लिए आप ट्रेन किए गए हो, सिखलाए गए हो, वो करोगे आप, वहाँ सरकार इंटरफियर नहीं करती। लेकिन लार्जर स्ट्रेटजी या लार्जर रणनीति तो सरकार को बतानी पड़ती है कि हमारा क्या विजन है और हमारा क्या गो हेड। लाइक हमने टेररिस्ट साइट्स पे अटैक किया है, सरकार का निर्णय था। अटैक आप कैसे करोगे, कितनी मात्रा में करोगे, साइट्स का सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। हालांकि इस केस में साइट्स के सिलेक्शन में भी सरकार ने काफ़ी चुनाव में डायरेक्ट योगदान दिया कि भाई कोई चीज़ है जो उनको भी समझनी है और उनको फाइनली गो हेड देना है। तो ये सरकार का इतना ही होता है निर्णय लेने की क्षमता में। अब जवान जो है, सीज फायर अगर हो गया तो उस सीज फायर के आदेश को भी जवान एक आदेश के तौर पे ही लेता है कि अगर फायर का ऑर्डर, लड़ाई करने का आदेश सरकार की तरफ से आया तो मेरे लिए वो भी उतना ही रिस्पेक्टेबल है। लड़ाई बंद करने का आदेश आया तो भी हमारे लिए उतना ही रिस्पेक्टेबल है। सारे कुछ के बाद दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स मिल रहे हैं ना भारत, 22 तारीख को बात होगी ना, बात होगी। तो कहने का मतलब है कि युद्ध
और प्रबुद्ध, ये दोनों साथ साथ चलेगा, ये दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। यही हमारा कन्वेंशन रहा है, यही हमारी पॉलिसी रही है। सर, चूंकि आपने कश्मीर को बेहद करीब से देखा, वहाँ के लोगों की मानसिकता, मिलिटेंट्स को बनते देखा, उनको खत्म होते हुए देखा, तो पहलगाम की घटना जिस तरह से होती है, ये सवाल फिर से बार बार उठने लगते हैं कि सुरक्षा में कहीं चूक हो गई, इंटेलिजेंस में कहीं चूक हो गई। आपने कश्मीर में किस तरह से मिलिटेंट्स या आतंक के जाल को बुनते हुए देखा है? इस पे मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि एक ये वक्त है जब कश्मीर 90 के दशक का कश्मीर था, जब वहाँ उग्रवाद अपने चरम पर था, लोग टूरिज्म के लिए वहाँ जाते नहीं थे, टूरिस्ट का वहाँ आना जाना नहीं था। एक ये दौर है जब बीते 10 साल में लगभग 13 करोड़ पर्यटक वहाँ कश्मीर हो आए हैं, पर्यटन व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी है, हर किसी को रोजगार भी वहाँ मिल रहा है, कमाई अच्छी हो रही है। ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान कैसे सक्सीड कर जाता है इन लोगों को अपनी तरफ मोल्ड करने में? देखिए क्या है, लार्जर इशू तो है एक जिहाद और रेडिकल इस्लाम की गलत थॉट प्रोसेस को प्रोपोगेट करना, और पाकिस्तान की ये रणनीति कि वो, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1947 में अलग मुल्क बनाने के बावजूद भी हमारे देश में जो एक मुस्लिम आबादी है उसको अभी भी वो उसी मिरर इमेज से देखता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको ये लगता है कि नहीं ये तो है, लेकिन हमारा जो एक्सटेंडेड इस्लामिक थॉट है उसमें वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अवाम को भी देखता है, जो कि टोटली अनफेयर है। इस बात को लेके एक बड़ा कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट भी है। उससे भारत के अंदर जो आबादी है वो भी इस बात को लेके परेशान और कन्फ्यूज़ रहती है, कन्फ्लिक्ट का भी भाव होता है। हमारे इंटरनल एनोमेसिटी का भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। तो ये पाकिस्तान का हमेशा रहा है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक मिरर इमेजिंग देखना पाकिस्तान का, ये उनके नज़रिए में है, पाकिस्तान के नज़रिए में। अब सवाल ये है कि कैसे कश्मीरी बच्चों को और रेडिकलाइज करते हैं। कश्मीर देखिए एक उसकी कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री रही है 1947 से, तो इतनी 78 साल की इस हिस्ट्री में कश्मीर की करीब 3 जनरेशन पार हो गई, और ये जनरेशन किसी न किसी फेज में कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के आईने से देखती रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित होने के नाते दोनों तरफ की पीओके और भारत का जो कश्मीर का पार्ट है, दोनों के बीच रिलेशंस, फैमिली, एक ही फैमिली में पार्ट होकर के कुछ हिस्सा उधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तो देखा जाए तो इनका परिवार ब्लड सेम है। अब होने के इनके आपस में शादी भी है, रिश्तेदारी भी है, आवागमन का भी है, इमिग्रेशन है, वीज़ा है, पासपोर्ट है। अगर ये नहीं होता तो 22 तारीख के बाद आपने देखा होगा कितने पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर थे जिन्हें वापस भेजा गया जी, और कितने भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान गए थे उनको वापस यहाँ लाया गया। या ना दोनों के बीच एक रिलेशनशिप चलती रही है। अब इस कन्फ्लिक्ट जोन में जो 1980 के बाद यानी 1989-90 में जो आतंकवाद सक्रिय रूप से पाकिस्तान ने डाला, उसके अंदर उसने कहीं न कहीं अपने को एक सेवियर के तौर पे पेश किया, और यह नैरेटिव भेजने में वो कामयाब रहा कि भारत और भारत की फोर्सेज एक दमनकारी फोर्स है, वो आपके ऊपर उसने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, हमारी सेना, हमारे आईएसआई आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है, हम आपको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनवाने में मदद करेंगे, हम खुद आके लड़ेंगे। ये नैरेटिव उन्होंने पेश किया, और इस नैरेटिव में बहुत सारे लोग रेडिकलाइज हुए, और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वो जाके पीओके एरिया में ट्रेनिंग ली, हथियार उठाए, उन्हें इक्विप किया पाकिस्तान ने। अब रही बात रेडिकलाइज होने की, तो आप मेन लैंड में भी देख लीजिए, इंडियन मुजाहिदीन के जो 6 साल का कार्यकाल 5 साल का रहा है भारतीय लैंड पे आतंक मचाने की, दरभंगा मॉड्यूल, अहमदाबाद मॉड्यूल, गुजरात मॉड्यूल, आपका कोची मॉड्यूल, आपका जो है भटकल का जो एरिया है वो देखिए आप, आजमगढ़ मॉड्यूल, आपका बिजनौर मॉड्यूल, बरेली मॉड्यूल, ये तो कश्मीर नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग भी रेडिकलाइज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद देवबंद सहारनपुर के अकीदे को मानता है, उस फिलॉसफी को लेके आता है। ये जो रॉन्ग कनेक्शन ऑफ फिलॉसफी है और जो गंदी फिलॉसफी है, इसको फिलॉसफी का जामा पहनाना, और बहुत सारे लोगों को इस बात का एक भरोसा देना कि हम सब एक हैं, हम एक लार्जर इस्लामिक थॉट के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करके नहीं रह सकते, हमारे लिए राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है, देश की कोई सीमा नहीं है।
इसको तोड़ना भी पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस रेडिकलाइजेशन के झांसे में बहुत सारे लोग आते हैं गलत थॉट प्रोसेस की वजह से। सर, आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी किसी ऐसे शख्स पे गौर किया हो जो रेडिकलाइज हुआ हो और आपने उसे काफ़ी करीब से देखा, समझाया और वापस से वो सामान्य जीवन में वापस आया हो? बिल्कुल देखा है, हमने खुद किया है जी। और आप देखें कि हमारे कितनी बड़ी हमारे देश की सरकार और हमारे देश की आर्मी, बीएसएफ की एक कितनी बड़ी ट्रेनिंग की फ़िलासफ़ी रही है कि जब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसे यूएनएससीएस का बताएं, नागालैंड का ही देख लीजिए, एनएससीएस की कंप्लीट फाइटिंग बटालियन को कन्वर्ट करके बीएसएफ ने उसको रेगुलर बीएसएफ बटालियन में कन्वर्ट किया है। और आज भी 112 और 111 बटालियन बीएसएफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें डेफिनेटली मेन लैंड के भी बच्चे लड़के उसमें चेंज होते रहते हैं, मिक्स्ड हैं वो। इसी तरह से 199 बीएसएफ बटालियन कश्मीर श्रीनगर में टोटल सरेंडर टेररिस्ट की बटालियन बनाई है हमने। 199 बटालियन सरेंडर टेररिस्ट की बटालियन बनाई है और एक मेन स्ट्रीम में आने के बाद वो जगह जगह अपनी ड्यूटी किए हैं, काम कर रहे हैं, नॉर्मल बीएसएफ के जवान की तरह से रिटायर हो रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं। और मैंने अपने हाथ से अपने हाथ से हमने अल जिहाद के 2 एक्टिव टेररिस्ट को सरेंडर करा करके उनको इस बल के अंदर भर्ती कराया। दोनों बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। एक तो अभी भी सर्विंग है, एक का मुझे अभी अपडेट नहीं पता है। और नॉर्मल ड्यूटी पीरियड में बिना भर्ती कराए भी कई टेररिस्ट को हमने टर्न कोट किया है, उनको रेडिकलाइजेशन से बाहर निकाला है। एज रिसेंटली एज यस्टरडे, अभी कल और परसों मैंने उनसे बात की है। आज आपके सामने में 11 तारीख को मैं 9 और 10 को बात की है उनसे। कोपवाड़ा और कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी दूसरी जनरेशन आ गई, उनके बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं। कितना वक्त लगता होगा उनको गलत राह से वापस सीधा करने में? देखिए, ये कोई वक्त वाला इसमें फार्मूला नहीं है। आपका अगर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। सबसे पहला तो ये है कि हर आदमी कन्वर्ट भी नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इस तरह के कोई 10-20 से रूबरू होते हैं, उसमें आपके अंदर भी वो टैलेंट होना चाहिए टू चूज द करेक्ट पर्सन। इसमें कौन आदमी है जिसको आप एक प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो कोई 10 या 12, 15 टेररिस्ट या रेडिकलाइज लोगों से आपका पाला पड़ा तो उसमें सब लोग जेल में होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में चले गए, कुछ छूट के अपने घर आ जाते हैं। तो उसमें आपको टच एंड फील करना पड़ता है कि 2, 4, 5 का टारगेट आपने पकड़ लिया कि इन 5 को हम रिटर्न करेंगे। तो आप 5 पे काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं? आपको उनको एक पहले बात है ट्रस्ट फैक्टर। आपको एक ट्रस्ट फैक्टर इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि मेरी मंशा सही है, तुम अपनी मंशा बताओ जी। मेरा इंटेंट सही है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें आगे बढ़ो, तुम दूसरे फोल्ड में आओ। ये काफ़ी बड़ा है और ट्रस्ट से ही शुरुआत होती है। फिर वो छोटे छोटे जेस्चर हैं, उसको बिल्टअप करते हैं, गिव एंड टेक होता है और एक स्टेज आती है कि वो आदमी आपके नज़रिए से काम करना शुरू करता है। सर, आपके ही एनकाउंटर पे जो मूवी बनी उनमें भी देखा गया कि किस तरह से एक सामान्य कश्मीरी को जो गलत राह पे चला जाता है उसको आप किस तरह से आपका जो किरदार निभाया गया है उनमें किस तरह से उससे बात करके वापस ट्रैक पर लाया जाता है। सर, एक बात इस चीज़ पर भी होनी चाहिए कि जो इतना ब्रेन वॉश्ड इंसान हो उससे आप लोग कबूल कैसे करवा लेते हैं, चाहे उसमें वो पर्चे पर 10 अच्छी और 10 डराने वाली बात लिखने वाली हो। देखिए, जो दिखाया गया है उसमें काफ़ी सही दिखाया गया है और मैंने एक जगह बोला भी है कि कश्मीर में चांस इनकाउंटर आपको मिल जाए, कोई मुकद्दर से बड़ी सफलता मिल जाए, मेहनत बहुत आपने किया और फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी से आपको बहुत सक्सेस मिल जाए, वो बात अलग है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो होते हैं उसकी सक्सेस के पीछे आपके लोकल इन्फॉर्मर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जहां आपका सक्सेस रेट जिस फैक्टर पे ज़्यादा आधारित है, आप उसको ज़्यादा कल्टीवेट करना चाहेंगे। तो लोकल लोगों को जब आप इस तरह से करते हैं, उनके साथ आप कल्टीवेट करते हैं, उनको तैयार करते हैं, तो उस तैयार करने में आपका जो ट्रस्ट फैक्टर मैंने बोला वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपका ह्यूमन फेस, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए हम उसको देखते ज़रूर हैं लेकिन वो भी हमारे बारे में पता करते हैं जी। एक आध जगह तो ऐसी स्थिति आई कि मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट इक्विपमेंट पे रात को अनाउंस करना पड़ा कि आई एम सच एंड सच, मेरा नाम ये है, तुम पता कर लेना। मैंने
वहाँ पर ये किया, बी वहाँ पे ये किया, सी वहाँ पे ये किया। अगर उस ट्रस्ट के बारे में तुमको पता है तो तुम सरेंडर कर दो, और सरेंडर हुआ है। यानी जब आप इलाके में काम करते हो तो आप एक नाम चलता है, आपका एक निज़ाम चलता है। पब्लिक को पता होता है कि इस अफसर के क्या ट्रेड्स हैं, उसको पता है कि ये इनोसेंट को पकड़ेगा तो नहीं मारेगा, उसको पता है कि लोकल कश्मीरी लड़के को ये एक बियॉन्ड लिमिट उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ये मैसेज पब्लिक को जाता है। आज आप भी जाइए, 10 साल बाद लोग बोलते हैं फला आदमी था, उसने बड़ा अच्छा काम किया। कोई खराब किया तो खराब के बारे में भी बोलते हैं। तो एक ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अब कुबलवाने की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तानी टेररिस्ट का जनरली कुबलनामा इतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस के जरिए वो आते हैं। उनका सिलेक्शन होता है SI के थ्रू, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका रेडिकलाइजेशन होता है, इंडॉक्ट्रिनेशन होता है, इंट्रोगेशन सस्टेन करने की कैपेसिटी उनके अंदर पैदा की जाती है। मुझे ये लगा कि सारे बातों से हट के एक ही बात कि नॉलेज बेस ऑफ द टेररिज्म, जिस एरिया में आप हैं वहाँ के टेररिज्म का नॉलेज बेस, उसका बैकग्राउंड, करंट डेवलपमेंट्स और एक एक तंजीम का बैकग्राउंड, एक एक टेररिस्ट का डेटा। कई बार वो डेटा 100% सही नहीं भी होता है, तो भी सरेंडर टेररिस्ट का डेटा, किल्ड टेररिस्ट का डेटा, सिंपथाइज़र का डेटा, OGW का डेटा, हाइब्रिड टेररिज्म में जो इन्वॉल्व है उनका डेटा, फाइनेंशियल स्टेटस, उनके रिलेशंस की पूरी डिटेल। आजकल लोग इस डिटेल में जाते नहीं हैं, उन्हें जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कड़ा से कड़ा टेररिस्ट भी बहुत जल्दी टूटता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है कि उसको बहुत जल्दी ब्रेक कर देती है। मेरा अनुभव यह है, जहां आपने एक फॉल्ट लाइन उसके सामने उजागर की, वो फट से ब्रेक हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसके कुएं में पानी ज़्यादा है, मैं एक झूठ और बोलूँगा, 2 झूठ और बोलूँगा, तीसरे झूठ पे वो कन्फ्रंट कर लेगा। उसके आगे टेररिस्ट नहीं चल पाता। और आप देखें जिस चीज़ का आपने कोट किया है उसमें भी ये स्टेज आई है। मैं चाहूंगा कि वो किस्सा आप बताएं, साइकिल से जाता लड़का। वो तो एक कहानी है कहानी इन द सेंस कि उन्होंने एक थोड़ा सा ड्रामेटिक मिक्सचर के साथ पेश करने की कोशिश की है, जो सिनेमा प्रोडक्शन का अपना होता ही है। मैं उस किस्से की बात कर रहा था, जब आपने एक पाकिस्तानी को पकड़ा और कागज और कलम दे के 10 डराने और खुश करने वाली बात लिखी, वो किस्सा वो इसी ऑपरेशन का ही है जी। जो डिप्टी चीफ था जैश मोहम्मद का, तो वो जब पकड़ा गया तो डेफिनेटली हमारे पास एक इतना क्रिटिकल जैश मोहम्मद का डिप्टी चीफ लेवल का टेररिस्ट अगर पकड़ा गया तो हमारे पास लॉस ऑफ टाइम सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यानी जिस तरह से कोई किसी की जान बचानी है और एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से इस तरह का अगर टेररिस्ट आपने पकड़ लिया तो आप समय नहीं गंवा सकते। तो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ज़्यादा चीज़ें निकलवानी होती हैं। सर ये साइकिल से पकड़ा गया था? हाँ, ये साइकिल को हैंडल पकड़ के ऐसे ही आ रहा था गली से। हुआ गया था कि वो पूरी हड़ताल थी, यानी पिन ड्रॉप हड़ताल थी, कोई भी सड़क पे था नहीं। तो जब 100% स्ट्राइक हो, हड़ताल हो, ये दिल्ली या किसी नॉर्मल शहर की हड़ताल नहीं होती कश्मीर की। कश्मीर में जब बंद का ऐलान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस देती थी तो सड़क के ऊपर कुत्ता भी नज़र नहीं आता था। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस शहर में हैं और एक गली से एक साइकिल का हैंडल पकड़ के कोई निकल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली उस पर नज़र ड्रा होगी। जैसे रात के अंधेरे में सुनसान है और अचानक एक आदमी आ गया तो आपकी नज़र उस पर ज़्यादा जाएगी। दिन में आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उस पर बेशक न जाए। इसी तरह से उसको हमारी पेट्रोल ने पकड़ा, अचानक पकड़ा। तो उसको भी शायद इल्म नहीं था कि इस पतली सी गली में कहाँ से BSF की पेट्रोलिंग आ जाएगी। तो वो पाकिस्तानी अंसार भाई निकला और वो पहले मानने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तानी है। तो हमने बातचीत जब कश्मीरी में शुरू की तो कश्मीरी वो एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था, बट पंजाबी उर्दू बहुत अच्छी बोल रहा था। तो पंजाबी पाकिस्तानी जितने हैं वो कश्मीरी नहीं जानते, वो बोल ही नहीं सकते। तो हमने कहा यार देखो, हो तो तुम पाकिस्तानी है और तुम्हारे शरीर पर ये जितने जेवरात मिले हैं ये किसी आम आदमी के, कोई आम आदमी लेके कैसे चलेगा यार? आतंकियों के जेवरात कहें तो उनके जेवरात मतलब AK-47 है, पूरी 6 मैगजीन है, ग्रेनेड्स है, ID है, पाउच है, वायरलेस सेट है, पिस्टल है। हमने क्या यार ऐसे लेके चले हो जैसे पूरा आप असला बारूद के किसी सेंटर में जा रहे हो डिलीवरी करने। तुम्हारे पास कोई झोला होता, पानी की बोतल होती, खाने की चीज़ होती, दवाई का झोला होता, मानने को तैयार नहीं था। ये सब कुछ साइकिल पे था। हाँ, साइकिल के कैरियर में उसने राइफल दबा रखी थी और एक पैर के अंदर उसने पैंट के नीचे ट्राउज़र के अंदर उसने एक नी कैप लगाया था, उसमें पिस्टल था, दूसरे में नी कैप में वायरलेस सेट था और कमर के अंदर उसने शर्ट के अंदर पूरी उसने पाउचेज और मैगजीन लगा रखे थे।
तो सारी चीज़ को कन्फ्रंट किया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम नाम बताओ, वल्द बताओ, उम्र बताओ, आईडी दिखाओ, कहाँ से आए, कब आए, कैसे घुसे। ही वॉज टोटली टॉकिंग ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ उसके पास आंसर नहीं था। तो हमने कहा देखो टाइम बहुत कम है और तुम्हारे कुएं में गहराई बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारे में से चीज़ें मुझे काफ़ी निकालनी हैं और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ निकालनी हो तो हमको एक बड़ा हार्ड इंजेक्शन देना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। तो कहा आप तभी नहीं बता रहा था। तो हमने उसको क्लिपबोर्ड कागज़ दिया, कुछ कुछ हमने बोला लिखो। फिर हमने बोला चलो तुम 10 सबसे अच्छी चीज़ लिखो जो तुम चाहते हो, 10 सबसे अच्छी चीज़ लिखो जो तुम नहीं चाहते हो, जो तुम बहुत बुरा मानते हो, चिढ़ते हो। तो उसने लिखा जो भी कुछ कुछ लिखा, जो लिखा तो जो चीज़ नापसंद करता है वो उसमें सबसे पहला चीज़ लिखा उसने कि मतलब मैं स्ट्रिप ऑफ होना नहीं चाहता, मतलब आई डोंट वांट टू बी नेकेड। उसका सीधा अर्थ हुआ कि बर्थडे सूट मुझे पसंद नहीं है। तो जब शुरू की तो हमने कहा यार जो तुम्हारा सबसे नापसंद चीज़ है ना और उसमें जो सबसे टॉप है वहीं से शुरू करेंगे। मैंने कहा हमारी मेरिट लिस्ट मैंने उल्टी कर दी। तो बड़ा परेशान हुआ, बोला आप गोली मार दो, लेकिन वो पहले मांगा, लिस्ट पढ़ा, कहला गोली मार दो, लेकिन मैंने कहा नहीं गोली नहीं मारेंगे, गोली मार देंगे तुमसे क्या मिलेगा। मैंने कहा तुमको 10 गोली भी मार दें तो तुमसे हम कुछ निकाल तो पाएंगे नहीं, हमको मरी शरीर से तो इन्फॉर्मेशन निकालनी नहीं है, हमको तो जिंदा आदमी बताएगा ना। तो मैंने कहा हम तुमको जिंदा रखेंगे, तुम्हें जिंदा रहना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे हल्का शुरू हुआ। फिर हमने कुछ हमारे पास कोड्स थे, कुछ इंट्रोगेशन के डेटा थे, उससे उसको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंटेशन में वो एक लूज़ वर्ड उसके मुंह से अपना कोड निकल गया, जहाँ उसके मुंह से लूज़ वर्ड एक कोड निकला वहीं से हमने तुरपाई पकड़ ली जी। जैसे कहते हैं ना टेलर के सिले हुए कपड़े का अगर एक धागा खुल जाए तो बाकी धागा खुल जाता है। उसके बाद उसको इंट्रोगेट करते हम लोग आगे लेके गए, पूरी आइडेंटिटी हमने उसकी वर्कआउट कर ली रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर तो हम उसके अड्डे पे पहुंचे, रेड किया। ये शख्स कौन निकला? ये निकला अंसार भाई, डिप्टी चीफ जैश ए मोहम्मद, ज़िला फैसलाबाद, पाकिस्तान का। कई बार कई ऐसे भी होते हैं साइकोलॉजिकली ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे भी कोई होते हैं। एक था उसकी 3 बहनें थीं, वो अनमैरिड थीं, इस बात को लेकर टूट गया। वो एक जो कार के अंदर मैट होती है, रबर मैट के अंदर कॉक किया हुआ पिस्टल चैम्बर में राउंड, उसी के ऊपर हमारा पैर पड़ा है, जूता पहन के हम उसी बैठे हैं, उसको पकड़ के हमें नहीं पता कि हमारे मैट के नीचे कॉक्ड पिस्टल है, और उसको ले आए। फिर वो जिसकी कार उधार मांग के लाई थी कार वापस कर दी। इंट्रोगेशन में एक पिस्टल का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो उससे पूछा तो कहा साहब जिस मैट पे आपका पैर पड़ा ना उसी में है वो। अब उसके घर तो कार हम वापस दे आए, रात को भागे भागे गए क्योंकि वो पिस्टल लोडेड थी। उसको जगाए, मैंने कहा तुम्हारी कार कहाँ है? तो कहा कि ये सर खड़ी है। मैंने कहा खोलो यार। खोला तो मैट के नीचे पिस्टल थी। तो आके हमने पूछा, हमने कहा यार तुमने इस पिस्टल से मारा क्यों नहीं, हम तो बिल्कुल सटे बैठे थे, मारुति ओमनी कार थी। कहा सर 2-3 बार तो मन में आया कि मैं मार दूँ। हमने सोचा मैं अगर मार दिया तो आप हमको मार दोगे, डेफिनेटली मारोगे। तो मेरी 3 सिस्टर हैं सर, उनकी मैरिज किसी की नहीं हुई, मैं अकेला भाई हूँ, मेरा हाथ रुक गया। ऐसे भी होते हैं। एक था जिससे मैंने अभी कल परसों बात करी, वो इसलिए इतना ज़्यादा काम किया, उसको कुछ ज़रूरत है बेचारे की, तो अपना अकाउंट भेजा, देखते हैं अभी आजकल में। तो वो इस बात पे रुक गया कि इतना बड़ा टेररिस्ट, और उसको मैं मारुति जिप्सी में ड्राइव करके ले आया, को ड्राइवर सीट पे बिठा के। कोई गाड़ी वाड़ी तब ऑटोमेटिक लॉक तो होता नहीं था, तब गाड़ियाँ थीं सब मैनुअल थीं। कुपवाड़ा से श्रीनगर तक धड़ल्ले से चला के लाया, संग्रामा पर बढ़िया चाय वे पिलाई, पकौड़े खिलाए, गपशप मारते लाए और ले आया अपने हेडक्वार्टर में। मैं 3 दिन बात ही नहीं किया उससे, 3 दिन कमरे में छोड़ दिए, खाना पीना जो भी, बुखारी, इलेक्ट्रिक हीटर, कोई परेशानी है। चौथे दिन हमने कहा भाई ब्रांडी पीते हो? कहा नहीं पीते। मैंने कोई बात नहीं। 4 दिन गुजर गया, 5वें दिन खुद बुला के बात किया। बोला सर हम तो सोचा आप मार दोगे, आपने हमसे कोई बातचीत नहीं। उसके अंदर खुद एक उबाल सा आने लगा कि यार ही डिड नॉट टॉक, हमारा तो इंट्रोगेशन ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने बोला यार अब तुम पकड़ लिए गए हो, एक्सपोज्ड हो, तुमसे पूछ के हम क्या करेंगे। हमने कहा हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम खाली केस हो, एम्प्टी कार्टेज हो, डिस्कार्डेड रैपर हो हमारे लिए। जुडिशियल कस्टडी में तुमसे एसएसपी कुपवाड़ा से लेके हम आए हैं, 5 दिन बाद तुम्हें छोड़ देंगे। हमने कहा तुम कुछ इन्फॉर्मेशन देना भी चाहते हो ना तो भी हमें ज़रूरत नहीं इसकी। हमने रिवर्स टैक्टिक्स खेला। हमने कहा वी जस्ट डोंट नीड एनी कन्वर्सेशन विद यू। डेटा उटा लिख के हम उसको 10वें दिन छोड़ा है। वो 1 महीना बाद प्रिवेंटिव लॉ में छूटा और बाहर आ गया जेल से।
जेल से आया तो तब तक मैं करण नगर आ गया था, तो गेट से सिपाही आया, बोले सब ईसा नाम का एक आदमी आया मिलने उससे। मैं बोला ये किस लिए आया? ऑफिस में आया, मैंने बिठाया, मैंने वही सेम आदमी। कहा सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे तो 5 बच्चे हैं, मेरा भाई एक पेंटर है कुपवाड़ा पुलिस लाइन में, और आप ऐसे कैसे किए आप? हमने कहा ठीक है, हम तो मैंने कहा इसी तालाब में हम लोग डेली तैर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई टेररिज्म में शामिल है तो आज नहीं कल मारा जाएगा, हर आदमी का एक दिन होता, कितने दिन तक बचेगा? कहा सर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो जो हमने शुरुआत करी ऑपरेशन की, ही हैज़ बीन वेरी गुड असेट टिल 2024। तब से 2001 से लेके 23 वर्ष हो गए वो काम कर रहा है, अभी उसकी दूसरी जनरेशन काम कर रही है हमारे लिए। तो एक जो आपका अप्रोच है, कई बार ये अनकन्वेंशनल ही होता है, इसकी कोई बुकलेट नहीं बनी है, कोई नियमावली नहीं बनी है, कोई इस पर सिखलाई का भी कोई कानून नियम नहीं बना है जी। ये है कि ये इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअल टैक्टिक्स है कि पब्लिक के अंदर आप अपनी इमेज को कैसे स्थापित करते हो। उसमें सारे लोग नहीं आएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सब लोग चेंज हो जाएंगे, सारे डी रेडिकलाइज हो जाएंगे, सब आपके दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हमारे पर्पज से अगर उसमें 10% भी सक्सेस रेट है ना, तो हम अपना काम कर लेंगे। सर आपके ऊपर जो भी मूवी बनी, अभी हम बीते ये 4-5 साल से देख रहे हैं लगातार कि सेना की जो भी बड़ी कार्रवाई हो रही है या भी जो भी सैन्य घटना हो रही है उस पर मूवीज़ बनती हैं, एक्टर्स उसमें किरदार निभाते हैं आप जैसे ही लोगों का, उसके लिए उन्हें एक्टिंग अच्छी हुई तो मूवी हिट होती है, किस्सा अच्छा हुआ तो भी मूवी हिट होती है, उनको अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन जिनके किरदार को उन्होंने बड़े पर्दे पर उकेरा है, उनकी ज़िंदगी कितनी बदलती है? उनकी ज़िंदगी कोई ख़ास नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलने का ये है कि पहली बात तो ये कहानी को पिक करते हैं। तो देखा जाए तो कि बीएसएफ के अधिकारी के तौर पे, बीएसएफ के सोल्जर के तौर पे हमारे लिए एक रूटीन वर्क था। 7 साल से कश्मीर काम किए, 7 वर्षों तक उस समय, एक बार 3 साल किए, फिर इस बार 3 कर लिए, चौथे में हम एंटर कर गए थे जब इनकाउंटर हुआ। तो हमारे लिए वो एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ऊपर था, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी, जो टेररिस्ट मारा गया वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। ये 2-3 सिग्निफिकेंट पॉइंट थे। तो हमारे लिए ये नहीं होता कि हमने ये किया कल को फिल्म बनेगी लोग जानेंगे, ये हमारा कहीं ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, हमारे थॉट प्रोसेस में भी नहीं होता। और ये फिल्म 22 साल बाद बनी है जी। तो कहने का मतलब कि इनकाउंटर 2003 का 2025 में फिल्म बनी है, तो ये दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। यूजुअली ऐसे बड़े एनकाउंटर्स के जो असल किरदार हैं वो शायद जीवित भी नहीं होते, लेकिन जीवित नहीं होते। हमारे केस में मान लीजिए मैं पोस्थमस होता, आज ये कहानी कहने कोई नहीं होता, तो वो रिसर्च करते, वो उस सेकंड पर्सन के पास जाते भी कि नहीं जाते, तो क्या बन के आता किसी को कुछ नहीं पता। हमारे केस में तो था कि मैं जिंदा था बात कहने के लिए। अब यह है कि जब मैं सर्विस में था, नौकरी में, उसी समय इस फिल्म का आदेश भारत सरकार गृह मंत्रालय ने बनने का दिया था। अच्छा। ये अगस्त या सितंबर 2019 में ऑर्डर हुआ था, और उस ऑर्डर को फिर हमारे बीएसएफ ने उसी ऑर्डर पे अपना आदेश निकाला, और उसके बाद फिल्म का आदेश हुआ। तो मैं ऑलरेडी नौकरी में था, मैं उसके शर्तों के हिसाब से बाधित था। मुझे पूरी स्टोरी शेयर करनी थी, पूरी फिल्म के स्टोरी को शेयर करना था, उसके बाद कुछ इवेंट पे उन्हें गाइड भी करना था। तो उन्होंने स्टोरी डेवलप 2020 में शुरू करी, फिर उसके बाद कोविड आ गया, 2022 तक बस्ताए खामोशी में चला गया पूरा प्रोजेक्ट। 2023 अगस्त में बनाना शुरू किए, और 2024 में उन्होंने कंप्लीट किया, और 25 में जाके उन्होंने इसी 25 अप्रैल को उसको थिएटर में रिलीज़ किया है। तो इससे यही है कि थोड़े लोगों को पता लग जाता है, आवाम को पता लग जाता है। जैसे आप मीडिया में हैं, आपको पता लग गया, तो पब्लिक में जो लोग इस थीम को पसंद करते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय मुद्दों पर ऐसी घटनाएं उनके दिमाग में चलती हैं, वही जनमानस इसको जान पाता है। अभी तक हमने इन्हें किताबों में पढ़ा था, लेकिन हम विजुअली जब देखते हैं तो वो अलग इम्पैक्ट फिर आपको लगता नहीं ये रियल आदमी ये था और इनका मूवी बनी। जैसे आप कह रहे हैं, ये बीएसएफ का ऑपरेशन था, और बीएसएफ का ही बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल ऑपरेशन में है, और मैं बीएसएफ में था तो करने का मौका लगा। मूवी की शूटिंग के दौरान आपकी मुलाकातें होती थी क्रू से, या फिर उन एक्शंस को लेकर के कि ये चीज़ मैंने कैसी की, इस पे इमरान मैं की बात अगर कहूँ तो क्या उनकी मुलाकात आपसे होती थी उन चीज़ों को समझने के लिए? स्टोरी राइटर से ज़्यादा मुलाकात हुई, उसके बाद जो इनकी प्रोडक्शन टीम है उनसे काफ़ी मुलाकातें हुई, कई मीटिंग्स हुई, और शूटिंग के दौरान जिन्होंने इमरान हाशमी ने किरदार निभाया उनसे हमारी 3 मीटिंग्स हुई।
और फाइनल एक्शन जब वो शूट कर रहे थे उसमें भी मुझे एक दिन के लिए बुलाया गया था। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी एक्चुअल किरदार तक पहुंचने की और उस चीज़ को इमिटेट करने की जो एक्चुअली हुआ था। तो उनका काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है इसमें। जी, काफ़ी लंबी अभी हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस चीज़ से आप हाल फिलहाल अभी फिर से सुर्खियों में हैं, यूँ तो अपने काम के लिए आप हमेशा से रहे हैं, उन पे किताबें लिखी गई, पढ़ी भी गई। गाजी बाबा के एनकाउंटर ने बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी बदली। मुझे शायद हाथ पे जी, आपकी जी, ये जी, उसी जी, वजह से है। जी। तो उस दिन को आप शायद घर में अब जब भी आप होते होंगे, जब भी नज़र हाथ पर आपके जाती होगी, तो वो लम्हा तो याद आता होगा। हाँ, ज़िंदगी इस लिहाज से चेंज हो गई कि थी मैं तब 40 साल का ही था जब इनकाउंटर हुआ था, 40 इयर्स का था मैं। मेरी आगे 20 साल अभी और सर्विस थी। तो जो 20 साल में एक कॉम्पिटेंट लाइफ लीड करना चाहता था, एक तो उसमें विराम लग गया क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और ऑलमोस्ट 4-5 साल तो मैं हॉस्पिटल्स में ही रहा। बीच बीच में डिस्चार्ज होता था, फिर दोबारा भर्ती हो जाता था और उसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो पूरी लाइफ के लिए मेरे साथ हैं। जैसे मेरी बड़ी आंत नहीं है, कोलोन निकाल दिया तो एनल पाउच है, एनल पाउच में पाउचाइटिस है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मैं एंटीबायोटिक पे रहता हूँ, डिहाइड्रेटेड रहता हूँ। राइट हैंड तो इनकैपेसिटेटेड हो ही गया, राइट लेग भी मेरा फेमरल नर्व इंजरी है, तो राइट लेग भी मेरा हाफ पैरालिटिक है। तो ये सब शरीर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो इनएविटेबल हैं और टिल लाइफ हैं। लेकिन टिल लाइफ हैं ये सच्चाई अगर है तो लाइफ है ये मेरे लिए एक बड़ा रिलीफ है कि टिल लाइफ प्रॉब्लम्स तो है लेकिन लाइफ है तभी टिल लाइफ है। मेरी लाइफ ही नहीं होती तो ये कहाँ से होता है। तो ये मैं उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से लेता हूँ। दूसरा, उसके बाद मैं NIA में मुझे जाने का 9 साल मौका मिला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मैं ऑलमोस्ट 9 साल रहा, 1-2 महीना कम 9 साल रहा और 18 में वहाँ से निकला। तो मुझे एक मेरे किए हुए काम और मेरे वर्क प्रोफाइल ही एक फाउंडेशन था जो मुझे NIA में लेके गया और NIA में मुझे बड़ा एक टेररिज्म के एक डिफरेंट एंगल को देखने का मौका मिला कि चीज़ें कॉन्स्पिरेसी इसकी कैसे रची जाती है, इसका जड़ कहाँ से शुरू होता है और एक फुट सोल्जर गन कैरियर टेररिस्ट के पीछे एक्चुअल ताकत कौन सी है। ये मैं वहाँ बड़ा करीब से देखा, वो एक मेरे विज़न को काफ़ी वाइडर किया और मेरा वहाँ एक्सपोजर भी बहुत अच्छा हुआ और मैं बड़ा एक ट्रस्टेड अफसर के तौर पे काम किया जिसको सारे ऑफिसर्स और सारे चीफ लीडरशिप ने बड़ा पसंद किया। वापस मैं BSF में आया तो BSF ने मेरे को यूटिलाइज़ किया दिल्ली में और मैं इन चीज़ों से जुड़ा रहा। तो चेंजेस यही हुए और फिलॉसफी थोड़ी लाइफ की चेंज हुई कि मरने और जीने का कोई गोली से रिश्ता नहीं है। मरने के लिए एक गोली काफ़ी है और जीने के लिए बहुत सारी गोलियां नाकाफी पर शायद एक गोली तो आप तक पहुंच भी नहीं पाई। नॉच में अंदर ही पड़ी हुई है। एक गोली शायद अभी भी अंदर है, यूरिन ब्लडर के ऊपर है, रेस्ट कर रही है। तो एक गोली हमारा साथ निभा रही है, एक गोली मेरा साथ निभा रही है और बाकी गोलियों का दर्द मेरा साथ निभा रहा है। दोनों के मिक्सचर से मैं चल रहा हूँ। ये शायद मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। शायद ये बहुत लोग ना समझ पाए। मूवी से भी, मूवी का हमने क्लाइमेक्स हैप्पी एंडिंग में देखा और किताबें भी पढ़ी उनमें भी मूवी उन्होंने हैप्पी एंडिंग में दिखाई है। अच्छा होता कि उसकी सर, अगर एक बार आप ये हाथ, ये तो कम्प्लीटली शैटर्ड है। मैंने जैकेट डाल लिया है, नहीं तो ये तो शैटर्ड है पूरा। हाँ, ये कम्प्लीटली बोन पे भी ये इम्पैक्ट पूरा ही ये ब्लोन पूरा उड़ गया था हाथ। ओके, इट इज लाइक दिस। बट ज़्यादा चीज़ जो दिखती नहीं है वो मेरा पेट है, क्योंकि कोलोन निकल गया तो मेरे फंक्शनल कैपेसिटी बहुत ही अफेक्टेड है और मैं डायरिया इफेक्ट में रहता हूँ, एंटीबायोटिक लेता हूँ और प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा लेता हूँ और मेरा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन प्रोन है। अभी जनवरी 25 में मैं एडमिट था, 3 महीना पहले मैं एडमिट था। इसी नोएडा से जा रहा था, रास्ते मेरे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सीधे मैं गया इमरजेंसी में। तो वो चीज़ साथ है, वो तो चलती रहेगी, उसका कोई चारा नहीं है। इंटेस्टाइन तो बन नहीं सकती। सर, ये एक पहलू है जो शायद लोगों को ना पता हो और वो आज भी यही देखते हो। सर्जरी के बाद एम्स से बहुत सारे डॉक्टर्स रेफ़र करते थे, जिसका इंटेस्टाइनल ऐसा इशू होता था तो वो फ़ोन देते थे मेरे पास, वो लोग आते थे मिलने। जैसे कई यंग लड़के थे, किसी का कोलोन का कोई प्रॉब्लम हो गया, कई अनमैरिड थे, उनको कोई बता रखा था कि नहीं ऐसा सर्जरी होने के बाद शादी नहीं करनी चाहिए आपको, लाइफ एकदम ख़त्म हो जाती है। तो मैं उनको एग्जांपल देता था। मैंने कहा यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ,
आई एम वॉकिंग टॉकिंग, आई एम वेरी एक्टिव, मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, तुम जाओ सर्जरी कराओ। तो बहुत सारे लोगों को मेरे पास वो मोटिवेशन के लिए भेजते थे, क्योंकि इतनी मेजर सर्जरी है कि जनरली कोई भी सर्जरी को चूज करने से पहले 100 बार सोचता है। तो डॉक्टर सेम्स के GI सर्जरी के बोलते थे जाओ नंबर लो, मिल के आओ तुम उनसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बहुत सारे लोगों का मैं करेक्ट डिसीजन को कंट्रीब्यूट किया कि नहीं यू गो अहेड। कहीं मैं उनको थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग कर पाया, उनका हौसला बढ़ा पाया कि इस सर्जरी से कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चलेगी। मतलब आपकी ड्यूटी अब भी जारी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो अभी भी बड़ा उत्सुक रहता हूँ कि मैं सोशल कंट्रीब्यूशन जो भी किसी भी फील्ड में मेरे एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज़, मेरे थॉट प्रोसेस, लाइफ, इन सब चीज़ों से मैं अगर किसी को थोड़ा भी इम्पैक्ट कर सकूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। अब हम बैक टू एज तो जा नहीं सकते, रिवर्स एज कैनॉट बी रिवर्स्ड। तो सर आपने अभी जैसे सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर बात की, मैं चाहता हूँ इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करें उससे पहले आप एक संदेश हमारे यूज़र्स के लिए, व्यूअर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी नज़र इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी पर है और जिनके मन में उम्मीद है कि वॉर होना चाहिए, करारा जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर देना चाहिए, और जो इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे लगातार फैला रहे हैं, कुछ सही कुछ गलत, उनके लिए आप क्या एक हिदायत देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के देश प्रेम और राष्ट्रीयता के बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वो एक पाकिस्तान को लेके जिस गुस्से में और जिस फ्रस्ट्रेशन पे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का आउटकम यही है। रही बात दूसरी की, जो हमारा यूथ को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युद्ध कोई नहीं चाहता, और अगर वो अपने सही मन से सोचें तो शायद वो भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये चाहेंगे कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। यह कह के मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर युद्ध हमारे लिए एक विवशता है, हमारे पास विकल्प युद्ध ही है, तो युद्ध से एक कदम पीछे भी नहीं हटना चाहिए। कायरता और युद्ध दो चीज़ में चुनना हो तो मैं युद्ध को चुनूंगा। आई डू नॉट बिलीव दी नॉन वायलेंस ऑफ ए स्टोन। पत्थर के अंदर जो अहिंसा है ना, जो शांति है, वो मैं पसंद नहीं करता। लेकिन युद्ध इन जनरल, आज की यूथ इकोनॉमी और डेवलपमेंट और अपने जॉब और कैरियर को लेके कितनी परेशान है, उसको लेके वो स्ट्रगल कर रही है। और बहुत सारे लोगों के बेरोजगारों की लिस्ट इस देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत बड़े पॉपुलेशन बेस हैं। तो युद्ध से इन सब चीज़ों पे एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, इकोनॉमी पीछे जाती, फिर एक रिवर्स कैंपेनिंग शुरू होती है। जिस तरह से एक तबका है कि नहीं, हमें बिल्कुल ही लड़ लेना चाहिए, घुस जाना चाहिए, पाकिस्तान ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ग उसी के साथ खड़ा है जो कहता है नहीं, हमारा बड़ा कैलकुलेटेड और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए, बाकी हमें ज़्यादा टाइम अपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए लगाना चाहिए। तो उन्हें इन चीज़ों को लेकर के एक सुपर एक्टिविज्म में नहीं जाना चाहिए। उनके भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन हमने बड़ा करीब से देखा है। ये मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है कि ये जो जंग है ये करगिल जैसी नहीं है, ये 71 जैसी नहीं है। ये हमारा टारगेट इस बार पाकिस्तान, ऐसे जनरली पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकवाद है वो हमारे टारगेट हैं, और हमारा अटैक भी उन पर है। बिल्कुल, और उनको पॉलिटिकल चीजों में भी नहीं जाना चाहिए। इसके जो एक राजनीतिक चीड़ाफाड़ी होनी है, आज के बाद होगी, आपको पता ही है। आप युद्ध लड़िए तब भी चीड़ाफाड़ी होगी, युद्ध नहीं लड़िए तब भी होगी। पाकिस्तान को आप बेफिटिंग रिप्लाई दीजिए तब भी आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे वाह वाह करने वाले, न दीजिए तो भी मिल जाएंगे। ये चीज होगी कल से, और शुरू हो गई है। उनके ट्रैप में भी न आए। इस रिस्पांस का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योरली एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कोई भी सरकार होगी, किसी भी सरकार को एग्जिस्टेंस में रहना पड़ेगा, उसको रिस्पांस देना पड़ेगा। रिस्पांस अप्रोप्रिएट अभी हुआ है, ये जरूर मैं कहूँगा। और पिछले 2-3 रिस्पांस हमारे बहुत तगड़े हुए हैं। पाकिस्तान इसको सोच भी नहीं पा रहा था, और मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि 26/11 के समय हमारा रिस्पांस होना चाहिए था। 2009 में जो नहीं हुआ, तो यूथ को मैसेज लेने वाली बात है। किसी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद खबरगांव को वक्त देने के लिए। धन्यवाद शुभम। तो इस पूरी बातचीत को आपने सुना, बीएसएफ के पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ धर दुबे को सुना। ये भी सुना कि कैसे इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को पनपते हुए देखा, कैसे मिलिटेंट्स को इन्होंने वापस से रीडायरेक्ट करके देश की सेवा में लगाया और आज तक इनका इस्तेमाल हो रहा है। यह भी समझा कि ग्राउंड जीरो फिल्म की कहानी क्या है। यह भी समझा कि फिल्म के ख़त्म होने के बाद की कहानी अब तक कैसी चल रही है।
केवल उस एनकाउंटर से ही जो पहचान बनी एनएनडी दुबे की वो वहीं खत्म नहीं होती है, वो आज भी जारी है। उसके बाद उनके हालात क्या हैं ये भी देखा। पूरी बातचीत और पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।